मेरी वाइफ ट्रूथ और डेयर में हार गई तो उसकी फ्रेंड ने उससे पोर्चुगीज में पूछा, तुम दोनों लास्ट टाइम इंटीमेट कब हुए थे? 1 हफ्ते पहले। और तुम्हारा सबसे वाइल्ड मोमेंट कहाँ था? कल मे बुक में। उस जवाब ने तुरंत पूरे ग्रुप में हलचल मचा दी। उसके बगल में उसका क्रश ब्राइट रेड हो गया और उसे चुप कराने के लिए अपने हाथ से उसका मुंह ढकने लगा। क्लोए सेडक्टिवली स्माइल करते हुए बोली और उसकी फ्रेंड्स भी बीच में बोल पड़ी, तुम ईथन को सच कब बताने वाली हो? क्लोए ने अपने बगल में बैठे जूलियन की तरफ देखा। अगर जूलियन बस एक वर्ड भी बोल दे तो मैं उसे तुरंत डंप कर दूंगी। अंदर इतना शोर था कि किसी ने बाहर खड़े मुझे नोटिस तक नहीं किया। मेरे पूरे बदन में ठंड सी दौड़ गई। आखिरकार मैंने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया। मैंने अपने लॉयर का नंबर डायल किया। मिस्टर हेज, आपके डिवोर्स पेपर्स मेल से आ गए हैं। एक बार साइन करने के बाद ये 1 महीने में इफेक्टिव हो जाएंगे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मैंने पूछा, मैं जितनी जल्दी साइन करूंगा उतनी जल्दी कूलिंग ऑफ पीरियड शुरू हो जाएगा, है ना? बिल्कुल सही मिस्टर हेज। कॉल कट करने के बाद मैं धीरे धीरे फ्रंट डेस्क की तरफ गया, पैकेज उठाया और उसे खोल दिया। फाइन प्रिंट देखकर मेरा सर दर्द करने लगा। डिवोर्स शब्द देखते ही मैं कड़वी हंसी हंस पड़ा। तभी मेरे पीछे से एक फेमिलियर आवाज आई, ईथन, आज रात मेरे कुछ प्लान्स हैं। ये एक इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। मैंने डिवोर्स अग्रीमेंट खोला और उसके बिल्कुल सामने पेजेस पलटने लगा। मैं सीधा उस जगह रुक गया जहां उसके सिग्नेचर करने की लाइन थी। मैंने उसे छुपाने की कोई कोशिश नहीं की। मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसकी नजर पड़ती है या नहीं। सिर्फ एक नजर ही काफी थी। फिर भी मुझे पूरा यकीन था कि वो इसे नहीं देखेगी, क्योंकि उसने कभी सच में मेरी तरफ देखा ही नहीं था। मैंने उसे पेन दे दिया और बिल्कुल मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उसने कुछ नोटिस नहीं किया और ऑटोमेटिकली पेन ले लिया। टॉप स्टार होने के नाते क्लोए हर कॉन्ट्रैक्ट को बहुत सीरियसली लेती थी और उसे ध्यान से चेक करने ही वाली थी कि उसकी नजर किसी अप्रोचिंग पर्सन पर पड़ गई। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने आगे पढ़ना भी जरूरी नहीं समझा। उसने बिना किसी हेजिटेशन के साइन कर दिया, फिर एक्साइटेडली आगे बढ़ी और उस फिगर की तरफ चल पड़ी। मैं एक्सप्रेशनलेस खड़ा रहा तब तक जब तक क्लोए ने अपना हाथ जूलियन के आर्म के अराउंड नहीं डाल लिया। तभी मेरी आंखों में एक पल के लिए दर्द की झलक दिखी। जूलियन, फिल्म फेस्टिवल में इतना बड़ा अवार्ड जीतने के लिए कांग्रेचुलेशंस। क्या तुम्हें आज रात मुझे डिनर ट्रीट नहीं देनी चाहिए? ऑफ कोर्स, ईथन को कॉल करते हैं और सब साथ चलते हैं। उसके पास काम है, सिर्फ हम दोनों चलते हैं। वो दोनों वहां से चले गए और मेरा दिल आखिरकार ठंडा पड़ गया। कम से कम उसने साइन तो कर दिया। क्लोए और मेरी शादी सीक्रेट में हुई थी उसके करियर की वजह से। हमने कभी अपनी शादी पब्लिक नहीं की। उस वक्त मैं एक रुकी मैनेजर था और वो बीकन एंटरटेनमेंट के साथ साइन हुई एक न्यू टैलेंट थी। मुझे उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। मैं पूरे 3 साल तक उसके पीछे पड़ा रहा, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मुझे बुरा नहीं लगा, मैंने बस सोचा कि शायद वो मेरी औकात से बाहर है। फिर एक दिन अचानक उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया और सीधा मुझे मैरिज रजिस्टर करवाने ले गई। उसने शादी को सीक्रेट रखने की एक वजह भी बताई। एक एक्ट्रेस होने के नाते मुझे अपनी मैरिटल स्टेटस छुपानी पड़ती है। इंडस्ट्री में होने की वजह से मैं उसकी बात समझता था। उस वक्त मुझे लगा था कि किस्मत ने मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो हमेशा से जूलियन से प्यार करती थी। जूलियन की ग्रैंड वेडिंग का दिन ही वो दिन था जब वो मुझे ईगरली शादी करने के लिए लेकर गई थी। मैं अंदर से टूट रहा था, लेकिन मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। मुझे यकीन था कि एक दिन मैं उसका दिल जीत लूंगा। ऐसे ही 2 साल बीत गए। फिर पिछले महीने जूलियन की वाइफ का अफेयर हो गया। उस दिन के बाद से उसकी आंखों में सिर्फ जूलियन था। मैं अकेला घर वापस आया और खाली घर को इधर उधर देखता रहा। मेरी आंखों की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो गई। इस वक्त क्लोए शायद जूलियन के साथ सेलिब्रेट कर रही होगी। मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मैं इस रिश्ते को क्लीन ब्रेक देना चाहता था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली आधी रात को क्लोए वापस आ गई। वो एक ब्राइट स्माइल के साथ अंदर आई। तुम क्या पैक कर रहे हो? बस कुछ यूजलेस सामान है। क्लोए ने बस हल्की सी हाँ की। उसने उस सामान की तरफ भी नहीं देखा, सीधा अपस्टेयर्स चली गई। फिर भी उसकी पीठ देखते हुए मैं रुक गया। अब ये कन्वीनियंट नहीं था। वैसे भी कल उसका काम था, इसलिए मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं सोफे पर लेटने वाला था, क्लोए पजामास पहनकर मेरे पास आ गई। बेडरूम में क्यों नहीं सो रहे हो? तुम्हारी नींद बहुत हल्की है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। सोफा अनकंफर्टेबल है, वापस बेड पर चलो। मैंने मना नहीं किया। मैं नहीं चाहता था कि इस महीने के अंदर उसे किसी भी बात का डाउट हो। लेकिन बेड पर जाते ही क्लोए रोमांटिक मूड में आ गई। उसके वॉन्डरिंग हैंड्स मेरे चेस्ट पर आ गए। मैंने एक गहरी सांस ली और पहली बार उसे मना कर दिया। उसने तुरंत मेरी स्ट्रेंज बिहेवियर को नोटिस कर लिया। क्या तुम मुझसे नाराज हो? जूलियन ने अवार्ड जीता है, मैं बस उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। मैं बस टायर्ड हूं। क्लोए ने कुछ नहीं कहा।
वो कंफर्टेबल होकर मेरे चेस्ट से लग गई और सोने लगी, लेकिन मैं पूरी रात एक पल के लिए भी नहीं सोया। सुबह मैंने फिर भी उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट के दौरान क्लोए ने अपने दिन के स्केड्यूल के बारे में पूछा। उसका मैनेजर होने के नाते मैं उसके स्केड्यूल की हर डिटेल जानता था और उसे बता दिया। वैसे कल मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो क्या था? बस एक स्टैंडर्ड इवेंट था। उसने मेरी टेंशन नोटिस नहीं की, लेकिन फिर भी वो उसे देखने पर इंसिस्ट करने लगी। काफी देर की साइलेंस के बाद मैंने अपने ब्रीफकेस से डिवोर्स पेपर्स निकाल लिए। जैसे ही उसने पेपर्स ली और पेजेस पलटने वाली थी, उसका फोन बज उठा। कॉल जूलियन का था। क्लोए, मुझे मैगजीन कवर शूट के लिए एक फीमेल पार्टनर चाहिए। इसमें थोड़ी इंटीमेसी भी होगी। क्या तुम फ्री हो? जूलियन की कॉल कट हो गई। बिना किसी हेजिटेशन के क्लोए ने एक्साइटेडली हाँ कर दी। ऑफ कोर्स मैं फ्री हूं, मैं अभी वहां आती हूं। मैं उसे मना करने के लिए कोई एक्सक्यूज ढूंढना चाहता था, लेकिन क्लोए मुझे भी अपने साथ स्टूडियो लॉट पर खींच ले गई। जूलियन ने स्लीक हाई फैशन आउटफिट्स पहने हुए थे। क्लोए ने एक हॉट कॉट्योर गाउन पहना। दोनों जब साथ खड़े हुए तो बिल्कुल परफेक्ट कपल जैसे लग रहे थे। थोड़ा और पास आइए प्लीज। फोटोग्राफर बार बार डायरेक्शंस देता रहा और दोनों और भी करीब आते गए। मेरी कड़वाहट और गहरी होती गई। मैंने क्लोए की आंखों में खुशी देखी, लेकिन क्लोए पहले किसी भी मेल एक्टर के साथ मैगजीन कवर शूट करने से मना कर देती थी। इंटीमेट पोजिंग तो दूर की बात थी। वो कहती थी कि वो अपनी एक्टिंग से ऑडियंस का दिल जीतेगी, हाइप या गॉसिप के थ्रू नहीं। सालों तक वो अपने इस रूल पर टिकी रही, लेकिन जूलियन के मामले में सब कुछ अलग था। उसके लिए उसने अपने ही प्रिंसिपल्स खुशी खुशी तोड़ दिए। अब इनमें से किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं था। 1 महीना जल्दी ही बीत जाएगा और उसके बाद वो मेरी नहीं रहेगी। काम खत्म होने के बाद मैं क्लोए को घर ले आया। पूरे रास्ते वो जूलियन की रॉ फोटोज देखती रही और कान से कान तक स्माइल करती रही। घर पहुंचने के बाद वो काउच पर कर्ल होकर बैठ गई और एक एक करके फोटोज देखने लगी। मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, मैं अपना सामान पैक करता रहा। फिर मैंने हमारी वेडिंग फोटो उतारी और उसे लेकर यार्ड में चला गया। मैंने हैमर से उस फोटो को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैं उसे जलाने ही वाला था कि क्लोए की नजर मुझ पर पड़ गई। वो शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ मेरे पास भाग कर आई। तुम क्या कर रहे हो? ये टूट गई थी, मैं इसे फेंक रहा हूं। वो आगे बढ़ी, उसकी आवाज में डाउट साफ सुनाई दे रहा था। टूट गई थी? ईथन, तुम्हें क्या हो गया है? इसमें पहले से एक क्रैक था। अगर इसे यहीं छोड़ दिया तो आखिरकार ये खराब हो ही जाती। अगर मैं इसे बस फेंक देता तो कोई इसे देखकर समझ सकता था कि तुम मैरिड हो। इसलिए इसे तोड़कर जला देना ही बेटर है। इस तरह हमारी शादी सीक्रेट रहेगी, राइट? फाइन बाय मी। वैसे भी मुझे ये फोटो बहुत टाइम से पसंद नहीं थी। मेरी चेस्ट में एक शार्प पेन हुआ। उसे फोटो से नफरत नहीं थी, उसे हमारी शादी से नफरत थी। और 1 महीने बाद उसकी जगह एक नई शादी उसके साथ होगी। बाद में किसी को बुलाकर एक नया शूट करवा लेना, तुम हैंडल कर लेना। क्या इसका कोई पॉइंट भी है? क्लोए के डाउट्स फिर से वापस आ गए। वो फ्राउन करते हुए सीधा मेरी तरफ देखने लगी। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर फोटो टूट गई है तो क्या हमें नई फोटो नहीं लेनी चाहिए? वो मेरे और करीब आई और मेरे घबराए हुए चेहरे को ध्यान से देखने लगी। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मेरे अंदर पैनिक की लहर दौड़ गई। क्या मैं पकड़ा जाने वाला हूं? तभी उसका फोन बज उठा। एक टेक्स्ट ने उसका मुझ पर से फोकस तोड़ दिया। मेरी भी नजर उस मैसेज पर पड़ गई। वो हैना का मैसेज था। टुनाइट फ्री हो? मैं ग्रुप को इकट्ठा कर लेती हूँ। सब अपने बॉयफ्रेंड्स को ला रहे हैं तो तुम्हें भी अपने बॉयफ्रेंड को लाना चाहिए, राइट? क्लोए ने अपनी शादी अपनी फ्रेंड से भी छुपा रखी थी, लेकिन उसने आधा सच उन्हें बताया था। उसने उन्हें बताया था कि वो सीक्रेटली किसी को डेट कर रही है। उसकी फ्रेंड्स बहुत टाइम से मुझसे मिलना चाहती थी, लेकिन वो हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज बना देती थी। अब वो मुझसे मिलना चाहती थी। क्लोए ने फ्राउन किया। उसकी आंखों में हेजिटेशन की एक झलक दिखी। उस हेजिटेशन ने मुझे अंदर तक हर्ट कर दिया। पेन को दबाते हुए मैंने उसे एक इजी वे आउट दे दिया। बस मजाक कर रहा था। बेटर है उन्हें पता ना चले। अगर बात लीक हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसने विजिबली रिलीफ की सांस ली। अगर तुम कहते हो तो। मैंने अंदर ही अंदर कड़वी हंसी हंसी। अगली बार जैसा कुछ होगा ही नहीं। कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म होते ही तुम प्राउडली पूरी दुनिया को बता सकती हो कि जूलियन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। क्लोई अपनी फ्रेंड्स के पास चली गई। उसकी फ्रेंड्स इस बात से अपसेट थीं कि वो अकेली आई थी। उनके लगातार प्रेशर के बाद क्लोई ने मेरा कॉन्टैक्ट खोला और मुझे कॉल करने की तैयारी की, लेकिन कॉल बटन दबाने से बिल्कुल पहले वो रुक गई। आखिर में उसने जूलियन को कॉल कर दिया। कुछ ही देर बाद जूलियन उनकी प्राइवेट पार्टी में आ गया। जूलियन को देखते ही उसकी फ्रेंड्स एक्साइटमेंट में स्क्वील करने लगीं। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड जूलियन होगा। फिर भी उनके दिमाग में एक सवाल आया, क्या जूलियन अभी अभी डिवोर्स नहीं हुआ? क्या क्लोई का प्यार इतने सालों से वन साइडेड था? ये सोचकर उसकी फ्रेंड्स उसके लिए और भी खुश हो गईं और सबने टोस्ट रेस किया।
तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड उसकी तरफ मुड़कर बोला, वैसे मिस कार्टर, क्या आपके मैनेजर मिस्टर हेज अभी डिवोर्स नहीं ले रहे हैं? क्लोई का दिल डूब गया। उसके दिमाग में एक टेरेबल थॉट आया, डिवोर्स? तुम्हारा क्या मतलब है? डैनियल ने उसका रिएक्शन नोटिस नहीं किया। मिस्टर हेज ने हमारी फर्म को डिवोर्स अग्रीमेंट ड्राफ्ट करने के लिए हायर किया है। प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हैना भी बीच में बोली, मुझे भी अभी पता चला। मेरे बॉयफ्रेंड ने बताया कि ईथन डिवोर्स के बाद कुछ भी लेकर नहीं जा रहा। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। उसे बोलो कि कोई फूलिश डिसीजन ना ले। डैनियल ने सिर हिला दिया। सब लोग आपस में बातें करते रहे, लेकिन क्लोई को एक भी वर्ड सुनाई नहीं दे रहा था। पैनिक में वो रूम से बाहर भागी और मुझे कॉल किया, ईथन, ये क्या है? तुम डिवोर्स चाहते हो? मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि उसे पता चल गया था। क्लोई गुस्से में थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर उसे पता भी चल गया था तो उसे खुश होना चाहिए था, राइट? फिर भी मैंने कामली झूठ बोला, मैं नहीं हूं, ये एक फ्रेंड है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। क्लोई इतनी आसानी से मेरी बात मानने वाली नहीं थी, खासकर पिछले कुछ दिनों से मेरे स्ट्रेंज बिहेवियर के बाद। तभी जूलियन भी उसके पीछे बाहर आ गया। उसकी आवाज मेरे कानों तक पहुंची, क्या तुम ईथन को कॉल कर रही हो? तो क्लोई अपनी फ्रेंड की पार्टी में मेरे बिना आई थी और वो जूलियन को साथ लेकर आई थी। क्लोई ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जूलियन उसके पीछे बाहर आ जाएगा। पैनिक में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तभी मैंने धीरे से, बिल्कुल काम हंसी, अपनी पार्टी एंजॉय करो, मैं भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, गुड बाय। जूलियन की आवाज अभी भी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं घर से दूर ड्राइव करने लगा। कूलिंग ऑफ पीरियड इतना लंबा क्यों होना था? काश मैं 1 महीने बाद ही आंखें खोलता। मेरे उलझे हुए थॉट्स ने मुझे एक्सेलरेटर पर और प्रेशर देने पर मजबूर कर दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितनी तेज स्पीड से ड्राइव कर रहा था। जब तक मुझे रियलिटी का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी कार सीधे बैरियर से टकरा गई। उसका फ्रंट पूरी तरह से रैक हो गया। एक मेटल का शार्ट सीधा मेरी थाई में घुस गया। एक्सट्रीम पेन सहने के बावजूद मैंने कामली एम्बुलेंस कॉल की। थैंकफुली मेरी कंपोजर की वजह से मेरी लेग बच गई। डॉक्टर ने स्टिचेस लगाने के बाद मुझसे कहा कि मैं अपने फैमिली मेंबर को बुला लूं, क्योंकि मैं अभी मूव नहीं कर सकता था। मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मेरी केयर कर सके। मैंने क्लूई को डजन से भी ज्यादा बार कॉल किया, लेकिन उसने एक भी कॉल आंसर नहीं की। अपनी वाइफ से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। डॉक्टर का सवाल सुनकर मैं बस कड़वी हंसी हंस दिया। प्लीज मेरे लिए केयर गिवर हायर कर दीजिए, थैंक्स। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने साई किया और मेरे लिए एक केयर गिवर अरेंज कर दी। वो अर्ली 40s की एक लेडी थी। मेरी पैथेटिक कंडीशन देखकर उसने भी साई किया। चाहे आप दोनों का डिवोर्स ही क्यों ना हो रहा हो, उसे कम से कम आपकी हेल्प तो करने आना चाहिए था। इट्स फाइन। कितनी कोल्ड हार्टेड वुमन है वो। पिछले 2 साल के बारे में सोचता हुआ मैं बिल्कुल साइलेंट हो गया। शुरुआत से ही हमारे बीच कभी लव था ही नहीं। ये सब सिर्फ मेरी तरफ से वन साइडेड था। 2 साल, 730 दिन, 63 मिलियन से भी ज्यादा सेकंड्स। हर एक सेकंड ने प्रूव कर दिया कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। एक पूरा हफ्ता बीत गया, तब जाके उसे मेरे एक्सीडेंट की न्यूज मिली और वो हॉस्पिटल आई। मुझे हॉस्पिटल बेड पर देखते ही उसने तुरंत मुझे ब्लेम करना शुरू कर दिया। इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझा। ना ही मैंने उन डजन कॉल्स का जिक्र किया जिन्हें उसने कभी आंसर नहीं किया था। मेरा जवाब हमेशा की तरह कंसिडरेट था। मैं नहीं चाहता था कि तुम वरी करो। गिल्टी फील करते हुए वो मेरे पास बैठकर एक्सप्लेन करने लगी। उस रात मैं बस चांद से जूलियन से मिल गई थी और मैं लेटली बहुत बिजी थी, इसलिए मुझे तुम्हें कॉल करने का ख्याल ही नहीं आया। मैंने सिर हिला दिया। आई गेट इट, तुम्हें इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्लोई और भी ज्यादा अपोलोजेटिक लगने लगी। थैंक यू। मैंने उसे एक स्माइल दी, लेकिन मेरी स्माइल देखकर उसका गिल्ट और बढ़ गया। ईथन, मुझे थोड़ा टाइम दो। मैं जितनी जल्दी हो सके हमारी मैरिज को पब्लिक कर दूंगी। मुझे समझ ही नहीं आया कि उसने अचानक ये बात क्यों उठाई। फिर भी मैंने झूठ बोलकर जवाब दिया, ओके, मुझे कुछ चीजें हैंडल करनी है, इसलिए मैं रुक नहीं सकता। इतना कहकर वो जल्दी से वहां से निकल गई, लेकिन उसके फोन स्क्रीन पर मुझे इनकमिंग कॉल दिख गया। कॉल जूलियन का था और मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वो उसी के पास जा रही थी। जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब भी वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। 2 हफ्ते से ज्यादा बीत गए। मेरी इंजरी अभी भी पूरी तरह हील नहीं हुई थी, लेकिन मैं डिस्चार्ज होने के लिए तैयार था। सिर्फ क्लोए मुझे पिक करने नहीं आई। उस विजिट के बाद वो दोबारा कभी नहीं आई। मुझे बस उसके ऑनलाइन अपडेट्स और रिसेंटली पब्लिश्ड मैगजीन कवर ही दिखते रहे। मैगजीन के पेजेस उसकी और जूलियन की फोटोज से भरे हुए थे। दोनों एक परफेक्ट कपल की तरह लग रहे थे। गॉसिप और कॉर्पोरेट हाइप भी हर जगह था, लेकिन अब मुझे इनमें से किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं बस दिन गिन रहा था। 3 दिन बाकी हैं। घर लौटकर मुझे वो हाउस कोल्ड और डिजर्टेड मिला।
मैंने रहने के लिए एक नई जगह अरेंज की और अपना सारा सामान पैक करने के लिए एक ट्रक बुला लिया। अनएक्सपेक्टेडली उसी वक्त क्लोए वापस घर आ गई। वो थकी हुई कंडीशन में दरवाजे से अंदर आई, लेकिन मुझे पैकिंग करते हुए देखकर रुक गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए खुशी चमकी, लेकिन पैकिंग बॉक्सेस देखते ही वो कंफ्यूज हो गई। क्या हम मूव कर रहे हैं? मैंने फिर से झूठ बोला। हाँ। क्यों? यहां रहना तो बहुत कंफर्टेबल है। क्लोए काउच पर पीछे लीन हो गई और अपने सोर शोल्डर्स रब करने लगी। अगर उसे जरा भी परवाह होती तो वो नोटिस कर लेती कि पैक की जा रही हर चीज मेरी थी। वैसे क्या तुम 3 दिन बाद फ्री हो? क्लोए 1 सेकंड के लिए रुकी, फिर स्माइल करके सर हिला दिया। क्या हाउस वार्मिंग के लिए? हाँ, मैं फ्री हूं। उसके वर्ड्स ने मेरे अंदर की बिटरनेस और बढ़ा दी। वो दिन हाउस वार्मिंग का नहीं था, एक्चुअली वो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, लेकिन वो पूरी तरह भूल चुकी थी। मैंने कुछ नहीं कहा और बस अपना सामान पैक करता रहा। 3 दिन हवा की तरह निकल गए और वो मेरी और क्लोए की मैरिज का आखिरी दिन भी था। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, शाम 6 बजे के बाद हम हस्बैंड वाइफ नहीं रहेंगे। मैं उसके साथ एक लास्ट डिनर करना चाहता था, इसलिए मैंने खुद को बिजी होकर पूरी टेबल खाने से भर दी। फिर मैंने उसे कॉल किया। सॉरी इथन, जूलियन के लिए कुछ काम आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। मेरा वेट करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। वो हमारी एनिवर्सरी तक भूल गई थी। मैं उससे और क्या एक्सपेक्ट कर सकता था। मैंने ये सब इसलिए किया था ताकि मेरे दिल में कोई रिग्रेट ना रहे, लेकिन आखिर में ये भी एक रिग्रेट बन गया। 6 बज गए, लेकिन क्लोए अभी तक वापस नहीं आई थी। मैंने डिवोर्स पेपर्स को जेंटली टेबल पर रखा, साथ ही उसके लिए एक लेटर छोड़ा, मेरा फाइनल लेटर। मैंने एक बार उस जगह को देखा जहां हमने इतना वक्त साथ बिताया था। फिर मैं मुड़ गया और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। मैंने एक कैब ली और सीधा एयरपोर्ट पहुंच गया। रास्ते में मैंने नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट बुक कर ली और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। मैं ट्रैवल करना चाहता था, दुनिया देखना चाहता था और फाइनली बस खुद बनना चाहता था। प्लेन में कदम रखते ही मेरे अंदर एक डीप सेंस ऑफ रिलीफ फैल गया। इसी बीच पता नहीं क्यों क्लोए के अंदर अचानक एक अजीब सा डर पैदा होने लगा। जूलियन, मुझे किसी काम से वापस जाना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती। एक एक्सक्यूज बनाकर क्लोए जल्दी से ड्राइव करके वापस घर की तरफ निकल गई। शाम के 6 बजने के काफी देर बाद भी उसे यकीन था कि मैं अभी भी उसका वेट कर रहा होऊंगा। रास्ते में उसने मुझे 1 दर्जन से भी ज्यादा बार कॉल किया, लेकिन हर कॉल सीधा वॉइस मेल पर जा रही थी। उसने मैसेजेस भी भेजे, लेकिन मेरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। जब से वो मुझसे मिली थी, ये पहली बार था जब वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। आखिरकार वो घर पहुंच गई। टेबल पर रखा हुआ खाना कब का ठंडा हो चुका था। उसके अंदर गिल्ट की एक तेज लहर दौड़ गई। वो जल्दी से मुझे ढूंढने के लिए अपस्टेयर्स भागी, लेकिन इतने बड़े घर में मेरा कोई ट्रेस नहीं था। पूरे घर में मेरी एक भी चीज नहीं बची थी। मेरा सारा सामान कंप्लीटली गायब था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दोबारा मुझे कॉल किया, लेकिन कॉल सीधा वॉइसमेल पर चली गई। जैसे जैसे पैनिक बढ़ता गया, वो धीरे धीरे वापस डाइनिंग एरिया की तरफ आने लगी। जैसे ही वो बैठी, उसकी नज़र आखिरकार टेबल पर रखे पेपर्स और लेटर पर पड़ी। उसने तुरंत उन्हें उठा लिया। लेटर खोलते ही उसने उसकी फैमिलियर हैंडराइटिंग पहचान ली। पहली लाइन पढ़कर वो वहीं जमसी गई। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, अफसोस तुम भूल गई। वो आगे पढ़ने लगी। लेटर के नीचे डिवोर्स एग्रीमेंट रखा था। तुम्हें भी और मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम डिवोर्स हो चुके हैं। क्लोए की आंखें फैल गईं। वो डिसबिलीफ में डिवोर्स वर्ड को घूरती रह गई। उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया। उसने आधा पड़ा हुआ लेटर नीचे रखा और डिवोर्स पेपर्स झट से उठा लिए। वो उन्हें चेक करने लगी। आखिरकार उसकी नज़र उस सिग्नेचर पर पड़ी, वही हैंडराइटिंग जिसे वो बहुत अच्छे से जानती थी। उसके चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। उसने लेटर दोबारा उठाया और पढ़ना जारी रखा। 1 महीने पहले मैंने तुमसे झूठ बोला था। तुमने जो साइन किया था वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो डिवोर्स एग्रीमेंट था। मेरी सेल्फिशनेस और सीक्रेसी के लिए मुझे माफ कर देना। मैं बस नहीं चाहता था कि तुम्हें इसका पता चले। अब 1 महीना पूरा हो चुका है। हम ऑफिशियली डिवोर्स्ड हैं। तुमसे इतने टाइम तक ये बात छुपाने के बदले मैं बिना कुछ लिए चला जा रहा हूं। मैं दिल से विश करता हूं कि तुम और जूलियन पूरी जिंदगी खुश रहो। साइंड, योर एक्स हस्बैंड ईथन हेज। आखिरी वर्ड्स देखते ही क्लोए के लिप्स अनकंट्रोलेबली ट्रेंबल करने लगे। उसने खुद को काम करने की कोशिश की और पिछले 1 महीने के हर मोमेंट को याद करने लगी। जब भी उसने कॉन्ट्रैक्ट चेक करने की कोशिश की थी, किसी न किसी वजह से वो इंटरप्ट हो गई थी, लेकिन उसे ईथन की आंखों में वो पैनिक क्लियरली याद था। पार्टी में भी जब उसने ईथन को कन्फ्रंट किया था, तब उसने झूठ बोलकर बात को कवर कर दिया था। एक पल के लिए उसके दिमाग में ये थॉट आया था कि शायद ईथन डिवोर्स चाहता है,
लेकिन उसने तुरंत उस थॉट को डिसमिस कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि ईथन उससे कितना प्यार करता था। उसे पूरा यकीन था कि ईथन कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। अचानक उसके अंदर एक एंगर की लहर उठने लगी। उस एंगर के साथ एक अजीब सा पैनिक भी था। उसने तुरंत फोन निकाला और हैना को कॉल किया। उसने हैना को ऑर्डर दिया कि वो डैनियल को लेकर तुरंत यहां आए। हैना कंफ्यूज थी, लेकिन फिर भी डैनियल के साथ जल्दी वहां आ गई। क्लोए को पैनिक में देखकर हैना ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? क्लोए ने उसकी बात इग्नोर कर दी और सीधा डैनियल की तरफ देखा। तुमने ईथन का डिवोर्स पेपर वर्क हैंडल किया था, राइट? डैनियल एकदम फ्रीज हो गया। हाँ, हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। कोई प्रॉब्लम है मिस कार्टर? गुस्से में क्लोए ने डिवोर्स पेपर्स टेबल पर पटक दिए। तुमने मुझे क्लियरली पहले क्यों नहीं बताया? हैना और डैनियल दोनों कंप्लीटली कंफ्यूज थे, लेकिन डिवोर्स अग्रीमेंट देखते ही डैनियल को कुछ समझ आने लगा। उसने तुरंत पेपर्स खोले। फाइनल सिग्नेचर लाइन पर उसने क्लोए का नाम देखा। दोनों शॉक में एक दूसरे को देखने लगे। क्लोए एक्चुअली मैरिड थी और उसका हस्बैंड ईथन था। डैनियल ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, ये अग्रीमेंट अनकंटेस्टेड था और एसेट डिवीजन भी क्लियरली मेंशन था। बस सिग्नेचर्स की जरूरत थी, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा अटेंशन नहीं दिया। जब मैंने पार्टी में इसका मेंशन किया था, मुझे लगा तुम और मेरी गर्लफ्रेंड बेस्ट फ्रेंड्स हो और मिस्टर हेज आपके मैनेजर हैं। मुझे कैसे पता होता कि वो आपके हस्बैंड हैं? और उस रात तुम जूलियन को लेकर आई थी, इसलिए हमने अज्यूम किया कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। डैनियल की बातों ने क्लोए का गुस्सा तुरंत ठंडा कर दिया। अगर वो थोड़ा सा भी ज्यादा अटेंशन देती तो शायद उसे भी सब पता चल जाता। क्लोए का पेनफुल एक्सप्रेशन देखकर हैना का दिल भराया। अगर तुम उससे डिवोर्स नहीं करना चाहती तो उसे बता दो, बैठकर बात करो। मैं अब उससे कांटेक्ट नहीं कर सकती। हैना और डैनियल ने पहले इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। उन्हें लगा कि अगर क्लोए ईथन से कांटेक्ट नहीं कर पा रही तो उसकी फैमिली से तो कांटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन वो गलत थे। 2 साल की मैरिज में ईथन का मेरी फैमिली या फ्रेंड से कोई कांटेक्ट नहीं था। मेरे पेरेंट्स भी उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। हैना और डैनियल के पास बस साय करके क्लोए को कंफर्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जब क्लोए थोड़ी काम हुई, उसके अंदर का गिल्ट और रिग्रेट और गहरा हो गया। तुम उसके लॉयर हो, तुम उससे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट? डैनियल थोड़ा एम्बैरस हुआ। वेल, अनऑफिशियल मीन्स से मैं कर सकता हूं, लेकिन एज अ लॉयर ऐसा करना इलीगल है। क्लोए ने तुरंत कहा, मैं उसका कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मांग रही, बस मैं चाहती हूं कि तुम मेरी एक मैसेज उस तक पहुंचा दो। डैनियल ने सर हिला दिया। उसने तुरंत अपना लैपटॉप निकाला, एक फाइल ड्राफ्ट की और उसे सेंड कर दिया। प्लेन से उतरते ही मैंने फ्रेश एयर में सांस ली। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ हूं, लेकिन मुझे ये एमलेस जर्नी अच्छी लग रही थी। पता चला क्लोए के बिना लाइफ कितनी पीसफुल हो सकती है। मैं लेक साइड बैठा हुआ था और मैंने एक इंसेनली स्वीट बोबा टी ऑर्डर की। तभी मेरे फोन पर नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। मैंने अपना नया नंबर किसी को नहीं दिया था, इसलिए क्यूरियोसिटी में मैंने मैसेज ओपन किया। मैसेज मेरे लॉयर का था। मिस्टर हेज, सबसे पहले मैं अपोलोजाइज करना चाहता हूं, लेकिन मैंने अनऑफिशियल मीन्स का यूज करके आपसे कांटेक्ट किया है, लेकिन प्लीज मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए। आपकी वाइफ और मेरी गर्लफ्रेंड बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मैं उसकी इतनी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सका। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, स्पेशली मिस कार्टर के साथ तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने मुझे आपको एक डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करने के लिए कहा है। प्लीज इसे देखने के बाद मुझे रिप्लाई कर दीजिए। फाइल ओपन करते ही मैं शॉक हो गया। वो एक कॉन्ट्रैक्ट जैसी लग रही थी। उसमें हजारों वर्ड्स थे, लेकिन उसे पढ़ने की बिल्कुल एनर्जी नहीं थी। मैंने बस फोन लॉक कर दिया। रिप्लाई करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। रात होने तक मैं होटल वापस नहीं लौटा। तभी लॉयर का एक और मैसेज आया और उसी वक्त एक और मैसेज भी आ गया। मिस्टर हेज, क्या आपने फाइल देख ली? क्या आप प्लीज रिप्लाई कर सकते हैं? मैं सच में इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता। प्लीज मुझ पर थोड़ा रहम कीजिए, प्लीज। उसकी प्लीडिंग देखकर मैं हेल्पलेस फील करने लगा। मैंने जल्दी से बस ओके रिप्लाई किया। फिर बिना मैसेज पढ़े मैंने कुछ और वर्ड्स टाइप कर दिए। हम डिवोर्स्ड हैं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। उसी वक्त डैनियल ने उस मैसेज का स्क्रीनशॉट ले लिया, नंबर को ब्लर किया और क्लोई को सेंड कर दिया। क्लोई की आंखें नैरो हो गईं। उसके अंदर गुस्से की एक लहर उठ गई। उसने तुरंत एक लंबा रिप्लाई टाइप करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वर्ड्स बढ़ते गए उसका कॉन्फिडेंस कम होता गया। आखिरकार साय करते हुए उसने पूरा मैसेज डिलीट कर दिया। वो हेल्पलेसली काउच पर पीछे लीन हो गई और ब्लैंकली सीलिंग को देखने लगी। आखिरकार उसे समझ आ गया था कि मैं डिवोर्स क्यों चाहता था। उसके दिमाग में धीरे धीरे पुरानी मेमोरीज वापस आने लगी। हाँ, उसे जूलियन पसंद था, लेकिन वो बात कई साल पुरानी थी। 3 साल पहले जब ईथम उसका पीछा कर रहा था, तब वो खुद जूलियन को परस्यू कर रही थी।
लेकिन उस वक्त जूलियन ने उसकी फीलिंग्स रिटर्न नहीं की थी। वो उसे सिर्फ अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। सब कुछ जूलियन की वेडिंग के वक्त बदला। उसे समझ आ गया था कि अब उसे जूलियन के लिए अपनी फीलिंग्स को गुड बाय कहना होगा। ईथन से शादी करना इम्पल्सिव डिसीजन था, लेकिन उसने इसके बारे में अच्छी तरह सोचा भी था। ईथन उसके साथ बहुत अच्छा था। उसकी केयर ने क्लोए को डीपली टच किया था। इसी डेस्परेशन में उसने ईथन से शादी कर ली, लेकिन उसे कभी अपने डिसीजन पर रिग्रेट नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। वो धीरे धीरे जूलियन को भूलना सीख रही थी और ईथन को एक्सेप्ट कर रही थी। ये सब याद करते ही उसके अंदर का दर्द फिर उभर आया। कहीं ना कहीं ईथन सच में उसके दिल में जगह बना चुका था। इसी वजह से वो गुस्से में थी, अपनी इनसिक्योरिटी पर, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर, अपनी जल्दबाजी में लिए गए डिसीजंस पर, और सबसे ज्यादा खुद पर, क्योंकि उसने कभी पहले सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया। 3 पूरे दिन बीत गए, लेकिन उसे मुझसे कांटेक्ट करने का कोई रास्ता नहीं मिला। वो बस चाहती थी कि आंखें खोले और मुझे अपने सामने देखे, लेकिन उसके सामने जूलियन खड़ा था। क्लोए, आर यू ओके? जूलियन को देखते ही क्लोए ने डिसाइड कर लिया कि अब वो सब कुछ क्लियर करेगी। नहीं, ईथन चला गया। ये सुनकर जूलियन भी एंग्शियस हो गया। क्या हुआ? क्या वो किसी ट्रबल में है? ऐसा नहीं हो सकता। वो सबसे लेवल हेडेड मैनेजर है जिसे मैंने कभी देखा है। क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूं? क्लोए को और भी ज्यादा शेम फील हुई। मैंने उससे डिवोर्स कर लिया। जूलियन कंप्लीटली स्टन रह गया। तुम मैरिड थी? ईथन तुम्हारा हस्बैंड था? क्लोए ने हिम्मत जुटाई और सच बता दिया। उसने जूलियन के लिए अपनी पुरानी फीलिंग्स के बारे में भी सब कुछ बता दिया। जूलियन ने साय किया। तुमने बहुत फूलिश काम किया। ईथन एक बहुत अच्छा इंसान है। जब तुम मैरिड थी तो तुम्हें एक अच्छी वाइफ की तरह बिहेव करना चाहिए था। जूलियन को भी गिल्ट फील हुआ, लेकिन अंदर से उसे खुद नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। अगर उसे पहले पता होता कि क्लोए और मैं मैरिड हैं, तो वो डेफिनेटली डिस्टेंस मेंटेन करता। क्लोए ने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। वो कुछ बोल नहीं पाई। काफी देर की साइलेंस के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उसे ढूंढना चाहती हूं और सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूं, लेकिन अब मैं उसे ढूंढ ही नहीं पा रही। क्लोए और जोर से रोने लगी। जूलियन उसे डिस्टर्ब किए बिना वहां से चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे कंफर्ट करे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। वो बस मुझे ढूंढने के लिए हर पॉसिबल तरीका ट्राई कर सकता था। ऐसे ही दिन बीतने लगे और मैं अपनी जर्नी पर अकेला ट्रैवल करता रहा। मेरे जाने के ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला था। मैं पीसफुल और कंफर्टेबल लाइफ एंजॉय कर रहा था, लेकिन क्लोए जैसे अपनी सोल ही खो चुकी थी। वो पूरा दिन उदास बैठी रहती। उसकी हार्ट ब्रेक देखकर हैना भी बहुत अपसेट थी और अपने बॉयफ्रेंड से सल्यूशन के लिए बार बार कहती रहती। लॉयर होने के नाते डैनियल नेचुरली कोई अनएथिकल काम नहीं करना चाहता था। वैसे भी वो जानता था कि मेरा चले जाना मेरे लिए बेटर था। लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड की एंडलेस नैगिंग के आगे आखिरकार उसने एक आइडिया दे ही दिया। ये डिवोर्स एग्रीमेंट कंप्लीटली सॉलिड है, लेकिन तुम इसे कंटेस्ट कर सकती हो। जैसे एसेट डिवीजन को लेकर एक बार तुम क्लेम फाइल कर दोगी, ईथन को वापस आकर इसे सेटल करना पड़ेगा। थोड़ा लो ब्लो है, लेकिन कम से कम तुम दोनों फेस टू फेस मिल पाओगी। डैनियल ने अपनी कॉन्शियंस के अगेंस्ट ये आइडिया दिया और क्लोवी की आंखों में फाइनली उम्मीद चमक उठी। एक दिन मुझे कोर्ट का समन्स मिला। क्लोवी ने मेरे अगेंस्ट लॉसूट फाइल किया था। उसका क्लेम था कि एसेट डिवीजन अनफेयर था। मैं कंप्लीटली स्पीचलेस रह गया। मैंने इसके बारे में पूछने के लिए अपने लॉयर को कॉल किया। मिस्टर हेज, दोनों स्पाउसेस को लॉसूट फाइल करने का राइट होता है। क्लोवी ने यह सिर्फ आपको वापस बुलाने के लिए किया है और इस तरह के मैटर में आपको पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा। अगर जल्दी रिजॉल्व हो गया तो आप डिवोर्स को भी सूनर फाइनलाइज कर सकते हैं। मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि डिवोर्स लेना इतना डिफिकल्ट होगा। कोई चॉइस ना होने पर मैंने फ्लाइट बुक की और रिलक्टेंटली वापस चला गया। मेरे वापस आने की न्यूज़ सुनते ही क्लोवी ने तुरंत प्रिपरेशन शुरू कर दी। उसने पूरे घर को दोबारा वैसे ही डेकोरेट कर दिया जैसे पहले हुआ करता था। उसने हमारी वेडिंग फोटो की एक और कॉपी भी फ्रेम करवा दी। लेकिन लैंडिंग के तुरंत बाद मैं उससे मिलने नहीं गया। जब उसने लॉयर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तब भी उसे कोल्ड रिफ्यूजल मिला। डैनियल ने हेल्पलेसली कहा कि मिस्टर हेज ने पूछा है कि तुम एसेट्स कैसे डिवाइड करना चाहती हो। तुम जो टर्म्स डिसाइड करोगी वो उन्हें एक्सेप्ट करके साइन कर देंगे। क्लोवी एडमेंट थी। मुझे उससे फेस टू फेस बात करनी है। कोई और ऑप्शन ना होने पर डैनियल को मुझसे दोबारा कांटेक्ट करना पड़ा, लेकिन मैं अपने डिसीजन पर फर्म था। मिस्टर हेज स्ट्रिक्टली डिवोर्स चाहते हैं। वो लॉयर्स के थ्रू ही मैटर हैंडल करना चाहते हैं, बिना मिले। इसीलिए अगर तुम उनसे मिलना चाहती हो तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। क्लोवी ने ईगरली पूछा, कौन सा रास्ता? डैनियल ने एक डीप ब्रेथ ली।
जब तुम काउंटी क्लर्क्स ऑफिस में डिवोर्स पेपर्स फाइनलाइज करोगी। क्लोई का चेहरा पेल पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मुझसे मिलने का सिर्फ यही तरीका बचेगा। डेस्परेट होकर उसने अग्री कर लिया। लॉयर ने मुझे मैसेज भेजा और मुझे तुरंत रिप्लाई मिल गया। कल सुबह 9 बजे काउंटी क्लर्क्स ऑफिस में। क्लोई सुबह 9 बजे से पहले ही काउंटी क्लर्क्स ऑफिस पहुंच गई थी। वो खाली हाथ आई थी। वैसे भी वो शुरू से डिवोर्स नहीं चाहती थी, इसीलिए कुछ भी साथ ना लाना ही उसके लिए बेस्ट मूव था। क्लोई अपनी कार के पास खड़ी होकर पूरी स्ट्रीट को स्कैन कर रही थी, बस ये देखने के लिए कि वो जल्दी नजर आ जाए। लगभग 9:05 पर एक टैक्सी उसके सामने आकर रुकी। मैं एक फाइल फोल्डर हाथ में लिए टैक्सी से बाहर निकला। क्लोई की आंखों की रोशनी फीकी पड़ गई और उसके दिल का दर्द और गहरा हो गया। लेकिन मैं खुद को एक बिल्कुल नए इंसान की तरह फील कर रहा था, एनर्जी से फुल। मैं उसकी तरफ आते हुए बोला, सॉरी तुम्हें वेट करना पड़ा, चलो अंदर चलते हैं। इतना कहकर मैं सीधा काउंटी क्लर्क्स ऑफिस की तरफ चल पड़ा, लेकिन क्लोई वहीं खड़ी रही। मैंने थोड़ा फ्राउन किया। उसके खाली हाथ देखकर मुझे समझ में आ गया। ये क्या है? मुझे लगा तुम डिवोर्स के लिए अग्री कर चुकी हो। मेरे वर्ड्स क्लोई के चेस्ट पर किसी हैवी स्टोन की तरह लगे। उसने ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट करते हुए कहा, क्या हम प्लीज बात कर सकते हैं? मैंने कामली जवाब दिया, पहले डिवोर्स पेपर्स फाइनलाइज कर लेते हैं। क्लोई ने अपनी फिस्ट्स टाइटली क्लेंच कर ली। मुझे हमारा मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। तुम जानती हो, तुमने घर का सारा सामान पैक कर दिया था, तो मेरे साथ घर चलो और उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। ओके। क्लोई को लगा ये झूठ मुझे फूल कर देगा, लेकिन मैं उसके ट्रैप में नहीं आया। वो तुम्हारे नाइट स्टैंड में है, खुद जाकर ले आओ, मैं यहीं वेट करूंगा। क्लोई का दिमाग तेजी से चलने लगा। आखिरकार उसने एक और एंगल ट्राई किया। अगर हम डिवोर्स ले ही रहे हैं, तो क्या हम एक बार बैठकर बात नहीं कर सकते? अगर तुम मेरे साथ घर चलोगे तो मैं प्रॉमिस करती हूं कि डिवोर्स फाइनलाइज कर दूंगी। वो झूठ बोलने में अच्छी नहीं थी, लेकिन ये ट्रैप इतना ऑब्वियस था कि कोई भी समझ सकता था। अगर मुझे डिवोर्स चाहिए था तो मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। इसीलिए मैंने सिर हिला दिया। मैं देखना चाहता था कि वो एक्चुअली मुझसे क्या कहना चाहती है। कार में बैठकर मैंने अपना हेड सीट पर टिका दिया और विंडो के बाहर देखने लगा। वो बीच बीच में मुझे चोरी छुपके देख रही थी। मैंने सुना है तुमने जॉब क्विट कर दी है, अब तुम्हारा क्या प्लान है? मैंने इंडिफरेंटली जवाब दिया, यह मेरा मैटर है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्लोई का गुस्सा बढ़ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो इंसान कभी उससे इतना प्यार करता था, वो इतना हार्टलेस कैसे हो सकता है। क्या प्यार खत्म होने के बाद इंसान इतना कोल्ड हो जाता है? क्लोई ने कहा, ईथन मेरी बात सुनो, हम डिवोर्स प्रोसेस में जरूर हैं, लेकिन फाइनल पेपर साइन होने तक लीगली मैं अभी भी तुम्हारी वाइफ हूं। क्लोई ने अचानक ब्रेक्स लगा दिए और सीधा मेरी तरफ देखने लगी। इस डिवोर्स को लेकर मेरे अपने थॉट्स हैं। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहती थी। कैसे थॉट्स? अग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम है या एसेट डिवीजन में? कोई मैटर नहीं करता, बस जो चाहिए बोलो, मैं दे दूंगा। वो गुस्से में मुझे घूरने लगी। ईथन, तुम अनबिलीवेबल हो। तुम्हारी हर एक सेंटेंस डिवोर्स के बारे में ही क्यों होती है? क्या तुम इतने इंपेशेंट हो? मैंने गलतियां की हैं, लेकिन क्या मेरे पास उन्हें ठीक करने की जीरो होप है? मैंने कंफ्यूज्ड होकर कहा, क्लोए, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती, डिवोर्स लेना ही तो तुम्हारी सबसे बड़ी विश थी, राइट? अब ऐसे बिहेव कर रही हो। डोंट टेल मी तुम रिग्रेट कर रही हो। तुम अब मुझसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती? क्लोए डेस्परेटली हाँ कहना चाहती थी, लेकिन उसने सिर्फ स्कॉफ किया। मैं बस नहीं चाहती कि हमारा डिवोर्स एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो। उसकी बात ने मुझे और कंफ्यूज कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है? तुम किसी और से प्यार करती हो, मेरा चले जाना ही सेंसिबल है। उसने डीप ब्रेथ लेकर बोली, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें बता देती हूं। ठीक है, हम डिवोर्स ले सकते हैं, लेकिन तुम मुझे गलत समझकर डिवोर्स नहीं लोगे, बिना मुझे एक चांस दिए नहीं, और ऐसे भी नहीं कि हम कंप्लीटली स्ट्रेंजर्स बन जाएं। उसकी बात खत्म होते ही मैं कंप्लीटली बिविल्डर्ड था। डजंट शी लव जूलियन? फिर वो मुझसे ये सब क्यों कह रही है? उसका टोन तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे प्यार करती हो। मेरा कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन देखकर उसे समझ आ गया कि मुझे अभी भी उसकी बात समझ नहीं आई थी। उसने इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और सब कुछ क्लियर करने का डिसाइड किया। क्या तुम्हें लगता है जूलियन ही वो इंसान है जिससे मैं प्यार करती हूं? क्या तुमने कभी सोचा कि ये पूरी सिचुएशन एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है?
मैंने फर्मली अपना हेड शेक किया। मुझे नहीं लगता ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसने डीप ब्रेथ ली। आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है। कुछ बातें मुझे तुम्हें बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। मैंने बात को डिले किया और इसी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग इतने टाइम तक चलती रही। मुझे पता है तुम डिवोर्स चाहते हो, लेकिन पहले मेरी पूरी बात सुन लो। इसके बाद भी अगर तुम डिवोर्स चाहते हो तो मैं अग्री कर जाऊंगी। मैंने बिना हेजिटेशन के सर हिला दिया, लेकिन उसके अगले वर्ड्स ने मुझे अंदर तक शॉक कर दिया। मैं डिवोर्स नहीं चाहती। क्या तुम मुझे एक चांस दे सकते हो? हम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। मैं प्रॉमिस करती हूं मैं तुमसे प्रॉपरली प्यार करूंगी। मैं शॉक में उसे देखता रह गया। उसके रिएक्शन को देखकर क्लोए का दिल भी ट्रेंबल करने लगा। जो भी डाउट्स तुम्हारे माइंड में हैं मुझसे पूछ लो। मैंने कुछ ही वर्ड्स में हमारी पूरी हिस्ट्री समराइज कर दी। उसके हार्ट ब्रेक से लेकर खुद को पनिश करने के लिए मुझसे शादी करने तक, फिर 2 साल तक इमोशनली नम होकर अपने वूंड्स हील करने की कोशिश करना, और अब अपने फॉर्मर क्रश को सिंगल देखकर उसकी खुशी तक। मैंने एक भी डिटेल गलत नहीं बताई। फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था वो इस लवलेस मैरिज को बचाने की कोशिश क्यों कर रही थी। क्लोए ने कहा, तुम गलत हो। जब से मैंने तुमसे शादी की थी तभी से मुझे पता था कि तुम ही वो इंसान हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूं। हाँ, कभी मैं जूलियन से प्यार करती थी, लेकिन वो पास्ट था। तुमसे शादी करने के बाद मेरी उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रही। मेरे लिए हमारी मैरिज कभी मिस्टेक नहीं थी। मैं नहीं चाहती कि हम इतनी जल्दी सब कुछ खत्म कर दें। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं सच में अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। प्लीज मुझ पर बिलीव करो, ओके? इतने सालों में ये पहली बार था जब मैंने उसके मुंह से इतनी चीजी बात सुनी थी, लेकिन मैं अब इतना इनोसेंट नहीं था कि इतनी आसानी से उसकी बातों में आ जाता। मैं चुपचाप पीछे लीन करके बैठ गया। काफी देर की साइलेंस के बाद मैंने सॉफ्टली पूछा, क्या तुम्हें लगता है मैं इतना गलेबल हूं? क्लोए का पूरा बदन कांप गया। उसे पता था कि मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं रहा था, लेकिन वो गुस्सा नहीं हुई क्योंकि वो जानती थी कि उसके पास गुस्सा होने का कोई हक नहीं था। काफी देर बाद उसने बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखा। ईथन, जो हो गया वो पास्ट है। मैं बस एक चांस चाहती हूं ताकि अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें प्रूव कर सकूं। मैं सच में चाहती हूं कि हम हमेशा साथ रहें। क्या तुम मुझे वो चांस दे सकते हो? मैंने अपना हेड शेक कर दिया। सॉरी, मैं बहुत थक चुका हूं। अब मुझे सिर्फ डिवोर्स चाहिए। अगर तुम सच में जो कह रही हो उसका मतलब समझती हो तो डिवोर्स लेकर मुझे प्रूफ करो। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। अभी तक उसने जो कुछ भी कहा था, आखिरकार वो सब एक ही वर्ड पर वापस आ गया था, डिवोर्स। हेल्पलेस होकर क्लोई के पास मुझे घर ले जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे ही कार रुकी, मैंने तुरंत सीट बेल्ट खोली और सीधा घर के अंदर चला गया। मैं 1 सेकंड भी और वेट नहीं करना चाहता था। अंदर जाकर मैंने फेमिलियर सेटअप को देखा। मैं कंफ्यूज हो गया। मुझे क्लियरली याद था कि मैंने ये सारी चीजें पैक कर दी थीं। क्या उसने किसी तरह मेरा नया प्लेस ट्रैक कर लिया था? कंफ्यूजन में मैंने नोटिस किया कि सब कुछ ब्रांड न्यू था। हर चीज फ्रेशली बॉट थी। हमारी वेडिंग फोटो भी दोबारा वॉल पर लगा दी गई थी। क्लोई ने पूरा घर वापस पहले जैसा कर दिया था। मेरे अंदर एक पल के लिए इमोशन की हल्की सी वेव आई, लेकिन वो तुरंत गायब हो गई। मैं 2 स्टेयर्स एक साथ चढ़ते हुए बेडरूम में गया, नाइट स्टैंड से हमारा मैरिज सर्टिफिकेट उठाया और तुरंत नीचे आ गया। सर्टिफिकेट देखते ही क्लोई का दिल ट्रेंबल करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो और क्या कर सकती है। ईथन, क्या तुम सच में डिवोर्स चाहते हो? मुझे बताओ, क्या तुमने कभी एक बार भी डाउट किया? वो ये आंसर चाहती थी ताकि प्रूव कर सके कि मेरे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वो डिसअपॉइंटेड हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं काउंटलेस टाइम्स डिसअपॉइंटेड हुआ था। मैंने कहा, सॉरी, एक बार भी नहीं। क्लोई का पूरा बदन कांप गया। आई सी, तुम रियली ये डिवोर्स चाहते हो, राइट? मैंने सटली सर हिला दिया। फाइन, आई एग्री। सर्टिफिकेट हाथ में लेकर क्लोई ने अपना दर्द कंट्रोल किया और डोर की तरफ बढ़ गई। मैं जाना चाहता था और उसके पास मुझे रोकने की कोई वजह नहीं थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि बिल्कुल 3 साल पहले की तरह वो मेरा हाथ पकड़कर ईगरली काउंटी क्लर्क्स ऑफिस की तरफ चल पड़ी। मैं सोच रहा था कि यह हमारी स्टोरी का एंड है, लेकिन उसके लिए ये एंड नहीं था, ये एक फ्रेश स्टार्ट था। अगर हमारी मैरिज कंटिन्यू नहीं हो सकती थी तो वो एक नई आइडेंटिटी के साथ मुझे दोबारा विन करेगी। उसने 3 साल मुझे चेज किया था और 2 साल मेरा हार्ट जीतने में लगा दिए थे। उसने अपनी यूथ के 5 साल मेरे लिए स्पेंड किए थे, तो मैं भी 5 साल स्पेंड कर सकती हूँ। 5 साल क्या चीज़ है, मेरे लिए कुछ भी नहीं। अगर वो भागेगा तो मैं उसका पीछा करूंगी। अगर उसने मुझसे प्यार करना भी बंद कर दिया है, तब भी मेरे पास उसे दोबारा विन करने का चांस है। डिवोर्स पेपर्स बहुत जल्दी फाइनलाइज हो गए। सर्टिफिकेट को देखते ही मेरी चेस्ट से जैसे एक बड़ा वेट हट गया। क्लोई ने मेरी तरफ देखकर स्माइल की। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया।
अब तुम्हें भी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करना चाहिए? मैं कंफ्यूज था। मुझे याद ही नहीं था कि मैंने कभी कोई प्रॉमिस किया था। भूल गए? तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ डिवोर्स फाइनलाइज कर दूं तो मैं जो चाहूं कर सकती हूं। मैंने ब्लिंक किया। लगता है मैंने सच में ये कहा था। क्लोई आखिर करना क्या चाहती थी? उसने अपने हैंड्स पीछे कर लिए और लाइटली टिपटोस पर खड़ी हो गई। हवा उसके बालों से गुजर रही थी, जिसकी वजह से वो इनक्रेडिबली गॉर्जियस लग रही थी। लेकिन उसके नेक्स्ट वर्ड्स उससे भी ज्यादा स्टनिंग थे। आई एम गोइंग टू विन यू बैक। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये वर्ड्स एक्चुअली क्लोई के मुंह से निकले थे। मेरी आंखें पूरे कंफ्यूजन में वाइडन हो गई। मैंने तुमसे डिवोर्स लेने के लिए अग्री किया है, लेकिन मैंने ये कभी प्रॉमिस नहीं किया कि हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। तुम मेरी मैनेजर हो, चाहे लव हो या लाइफ, मैं तुम्हारे बिना प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकती। इसलिए मैं तुम्हें अपने तरीके से दोबारा विन करूंगी। तुम मुझसे हाइड नहीं कर सकते और ना ही हवा में गायब हो सकते हो। मैंने इंस्टिंक्टिवली उसकी बात काट दी। वेट, हम डिवोर्स्ड हैं, हमें अलग हो जाना चाहिए और फिर कभी नहीं मिलना चाहिए। और मैंने अपनी जॉब भी क्विट कर दी है। तुम अपने लिए कोई बेटर मैनेजर ढूंढ सकती हो। वो तुरंत बोली, सो वॉट, ये तुम्हारी ओपिनियन है, मेरी नहीं। और वैसे भी डिवोर्स लेना तुम्हारा राइट है, लेकिन तुम्हें चेस करना मेरा राइट है। तुम मुझे रोक नहीं सकते। हैंड इट ओवर। क्लोई ने अपना हैंड मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने इंस्टिंक्टिवली सर्टिफिकेट को अपनी बैग के पीछे छिपा लिया। वो बोली, देखो तुम्हें, अपना फोन दो। वो एक्चुअली मेरा फोन मांग रही थी। ये किस लिए? उसने कहा, मैं तुम्हारे सारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देखना चाहती हूं। ना तुम मुझे ब्लॉक करोगे और ना ही हवा में गायब हो जाओगे। तुमने अभी प्रॉमिस किया था और मैंने तुम्हें डिवोर्स पेपर्स दे दिए। तुम अपनी बात से पीछे नहीं हटोगे, राइट? क्लोई की स्लाई गेज में मिसचीफ चमक रही थी। मैं पहली बार उसका ये साइड देख रहा था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करना क्या चाहती है। लेकिन मैं अपनी बात का पक्का था, इसलिए मैंने उसे अपना फोन दे दिया। थोड़ी ही देर में उसके पास मेरी पूरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन थी। मैंने कहा, सिर्फ मेरा नंबर होने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे बैक एंड कॉल पर रहूंगा, और मेरी कुछ कंडीशंस भी हैं। तुम मुझे हर वक्त टेक्स्ट नहीं करोगी और मुझसे पोलाइटली बात करोगी। मैं अब तुम्हारा मैनेजर नहीं हूं, इसलिए मुझे ऑर्डर देना बंद करो, और मिलना है या नहीं वो मेरे मूड पर डिपेंड करेगा। क्लोई ने स्कॉफ किया और मुझे कंप्लीट डिसबिलीफ में देखने लगी। तुमने ये सब सीरियसली सोच रखा है? कितने कोल्ड हार्टेड हो तुम। मैंने तुम्हें वो डिवोर्स दे दिया जो तुम चाहते थे, और अब तुम मुझे ये कंडीशन सुना रहे हो। तुम सच में रूथलेस हो। कहते हैं एक दिन की शादी भी एंडलेस डिवोशन के बराबर होती है। 2 साल की मैरिज तो कम से कम 20 साल की फीलिंग्स के बराबर होनी चाहिए। तुम्हें देखकर तो कोई भी सोचेगा कि तुम्हारा अफेयर चल रहा था। उसकी बातों ने मेरे अंदर तक एक ठंड सी दौड़ गई। मैंने क्लोई का ये साइड पहले कभी नहीं देखा था। ये सब मेरे लिए हैंडल करना बहुत ज्यादा हो रहा था। मैंने तुरंत एक कैब रोकी और वहां से चला गया। मेरे पीछे उसकी बेल जैसी लाफ्टर की आवाज गूंजती रही, जिसमें अम्यूजमेंट और स्मग ट्रायम्फ दोनों क्लियरली महसूस हो रहा था। अपने नए प्लेस पर पहुंचने के बाद भी मैं कंप्लीटली डेज्ड था। उसका ये कहना कि वो मुझे दोबारा विन करेगी, शायद वो बस मजाक कर रही थी। आफ्टर ऑल मुझे पता था कि वो जूलियन से कितना प्यार करती थी, इसलिए मैंने रिलीफ की सांस ली। अपने पिछले 1 महीने के ट्रैवल के बारे में सोचते ही मेरे अंदर एक्साइटमेंट भर गई। अब डिवोर्स पेपर्स मेरे पास थे, तो मैं फाइनली अपनी लाइफ को प्रॉपरली एंजॉय कर सकता था। इसलिए मैंने पूरी रात अपना ट्रैवल रूट प्लान किया और घर के सारे पेंडिंग काम निपटाने लगा, ताकि दोबारा रूट ट्रिप पर निकल सकूं। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली अगले दिन मुझे मेरे लॉयर का कॉल आ गया। वो मुझसे मिलना चाहता था, इसलिए हमने बार के एक प्राइवेट रूम में मिलने का टाइम फिक्स कर लिया। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने तुरंत अपॉलॉजी मांगी। मिस्टर हेज, आई एम सॉरी, ये मेरी ओवरसाइट थी। मैंने मजाक में कहा, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता। ब्लेम तो इस बात को करो कि दुनिया कितनी छोटी है। वैसे भी तुमने मेरी लीगल फीस भी रिफंड कर दी थी। डैनियल हंस पड़ा। वो तो कुछ भी नहीं है। फिर उसने पूछा, लेकिन मिस्टर हेज, क्या आप रियली मिस कार्टर के साथ सब कुछ एंड करना चाहते हैं? मैंने सिर हिला दिया। सब कुछ ऑलरेडी सेट इन स्टोन है। क्या तुम्हें लगा मैं कोई गेम खेल रहा था? मेरे सवाल पर वो ऑकवर्डली स्माइल करने लगा। मुझे समझ नहीं आया कि उसने ये सवाल क्यों पूछा था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, रूम के रेस्टरूम से एक वुमन बाहर निकली। मैं तुम्हारी वाइफ की 10 साल से बेस्ट फ्रेंड हो। मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ये मीटिंग अरेंज करवाई है। मुझे पता है ये अचानक है, लेकिन मुझे ये कहना ही पड़ेगा। तुम्हारा डिवोर्स बहुत जल्दी में हुआ है और तुम बहुत हार्टलेस बिहेव कर रहे हो। तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्लोई तुमसे कितना प्यार करती है। प्लीज उसे एक चांस दो। उसका अचानक सामने आना मुझे कंप्लीटली ऑफ गार्ड कर गया। मैंने डैनियल की तरफ देखा। उसके फेस पर हेल्पलेसनेस क्लियरली नजर आ रही थी। मैंने हेल्पलेसली साई किया और कहा, आई एम सॉरी, डिवोर्स होता है। सेकंड चांस नाम की कोई चीज नहीं होती। फ्यूचर में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे की लाइफ से दूर रहें। हैना स्पीचलेस रह गई। उसने फ्रस्ट्रेशन में अपना फुट स्टैम्प किया और अर्जेंटली बोली,
तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो? क्लोई तुमसे सच में प्यार करती है। मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया। हमारे डिवोर्स से प्रूव होता है कि हमारी मैरिज हैप्पी नहीं थी। जब हम साथ थे तब हम हैप्पी नहीं थे, तो दोबारा साथ आने से क्या चेंज हो जाएगा? तुम दोनों को ये समझना चाहिए। मैंने अपनी बात क्लियरली रखती थी और अब मेरे पास कहने के लिए कुछ और नहीं था। दर्द को अननेसेसरीली ड्रैग करने से बेटर है कि उसे छोड़ दिया जाए और लाइफ में आगे बढ़ा जाए। एनीवे, मुझे जाना है। एक्सक्यूज मी। उन्हें रिप्लाई करने का चांस दिए बिना मैं रूम से बाहर निकल गया, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरे बाहर निकलते ही रेस्टरूम का डोर दोबारा खुला। क्लोई बाहर निकली। उसका फेस कंप्लीटली पेल था। हैना ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे कंफर्ट किया। पैनिक मत करो क्लोई, शायद वो अभी भी अपसेट है। हैना का खुद का हार्ट भी टूट रहा था। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को कभी ऐसे नहीं देखा था। क्लोई ने हेड शेक किया। वो गुस्से में नहीं है, मैं उसे जानती हूं, वो सच में ऐसा ही फील करता है। हैना ने नर्वसली क्लोई को देखा। उसकी आंखों में कंसर्न क्लियरली था। क्लोई स्माइल करने लगी, लेकिन उसकी आईज में डिटर्मिनेशन साफ नजर आ रहा था। मैं गिव अप नहीं करूंगी। उसने मुझसे 5 साल प्यार किया। वो प्यार मैंने ही वेस्ट कर दिया। अब मैं उसे पीस बाय पीस दोबारा विन करूंगी। चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, मैं कभी क्विट नहीं करूंगी। डिवोर्स पेपर्स देखने के बाद से ही उसने ये प्लान बना लिया था। कौन कहता है कि तुम बस वॉक अवे कर सकते हो? उस वक्त ही मुझे रियलाइज हो गया था कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। अब जब मुझे इसका यकीन हो गया है तो मैं तुम्हें एस्केप नहीं करने दूंगी। अगर मुझे 99 कन्फेशंस करनी पड़ती हैं तो क्या तुम्हें लगता है मैं इतना भी नहीं टिक सकती? ईथन, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। क्लोई का डिटर्मिनेशन बिल्कुल नहीं हिला और उसकी कन्फेशंस धीरे धीरे मेरे फोन पर टेक्स्ट की स्ट्रीम बन गईं। आई लाइक यू, विल यू बी माई बॉयफ्रेंड? मैं स्टन्ड रह गया। ये कन्फेशन मुझे बहुत चाइल्डिश लगा। दो डिवोर्स लोग ऐसी रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? कंफ्यूज्ड होकर मैंने मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने एक फोटो भेज दी। उसने पूरा घर डेकोरेट किया था, केक भी था और एक गिफ्ट भी था। वो मेरी पसंद के ब्रांड का एक नाइस पेयर ऑफ सनग्लासेस था। तुम्हारे लिए गिफ्ट और केक, तुम यहां नहीं हो फिर भी हमें एक प्रॉपर कन्फेशन तो करना ही चाहिए। अगर तुम आना चाहो तो मैं घर पर वेट करूंगी। मैंने साई किया, लेकिन एंड में मैं नहीं गया। अब मैं बस इस मैरिज को कंप्लीटली एंड करना चाहता था, और उसकी कन्फेशन का क्या रिप्लाई दूं मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। शायद वो बस अपनी मिस्टेक्स को मेकअप करने के लिए ये सब कर रही थी। जो भी था, मैं उसका रीज़न फिगर आउट नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने अपने बैग्स पैक किए और दोबारा रोड पर निकलने की प्रिपरेशन करने लगा। अनएक्सपेक्टेडली दूसरा पर्सन जो मुझसे मिलना चाहता था वो जूलियन था। उसकी टोन में सॉफ्ट सी रिक्वेस्ट थी, ईथन क्या हम मिल सकते हैं? मैं फ्रीज हो गया। नेचुरली जूलियन वो लास्ट पर्सन था जिसे मैं देखना चाहता था। वो मेरा नाइटमेयर था। उसकी वजह से मेरी क्लोई के साथ मैरिज टूट गई थी, लेकिन फिर भी मुझे पता था कि मैं उसे ब्लेम नहीं कर सकता। उसे तो ये भी नहीं पता था कि क्लोई और मैं मैरिड थे। वो सिंपली ये समझता था कि क्लोई अभी भी सिंगल है। बाकी सब चीज़ें साइड में रखें तो जूलियन जेन्युइनली एक अच्छा गाय था। वो सबके साथ पोलाइटली बिहेव करता था और मेरे साथ भी हमेशा फ्रेंडली रहा था। फिर भी मैं जूलियन से मिलना नहीं चाहता था। अगर बात क्लोई के बारे में है तो क्या हम मीटिंग स्किप कर सकते हैं? जूलियन को ऑलरेडी पता था कि मैं यही बोलूंगा, इसलिए उसने एक ऐसी रीज़न दी जिसे मैं रिफ्यूज़ नहीं कर सकता था। ईथन, चाहे तुम और क्लोई डिवोर्स हो गए हो, हमारे बीच फिर भी एक बॉन्ड है। हम कॉलीग्स और फ्रेंड्स हैं, राइट? क्या तुम उसकी वजह से हमारी फ्रेंडशिप भी खत्म कर दोगे? जिस ईथन को मैं जानता हूं वो ऐसा नहीं है। मैं जेन्युइनली उसे मना नहीं कर सका। जब मैंने पहली बार बीकन एंटरटेनमेंट ज्वाइन किया था तब जूलियन ऑलरेडी वेल नोन था। फिर भी उसने मेरे जैसे रुकी के साथ हमेशा पोलाइटली बिहेव किया था। जब भी मुझे गाइडेंस की ज़रूरत होती वो बिना हेजिटेट किए मेरी हेल्प करता था। फाइन, आई विल कम। हमने एक प्लेस डिसाइड किया और मैं जूलियन से मिलने चला गया, लेकिन एटमॉस्फेयर मोर और लेस ऑकवर्ड था। जूलियन ने शुरू से ही उस ऑकवर्डनेस को एड्रेस कर दिया। वो कुछ भी हाइड नहीं करना चाहता था और ना ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहता था। ईथन, तुम मुझे माफ़ करो या नहीं, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी ही होगी। मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, क्लोई और मेरे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। अगर कुछ है भी तो हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। मैंने हमेशा उसे अपनी छोटी बहन की तरह ही देखा है। मैं जूलियन को जानता हूँ। मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं था। एक्चुअली मेरे पास उससे नाराज़ होने की कोई वजह भी नहीं थी। उसे तो कुछ पता ही नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि हम शादीशुदा हैं, और बिना किसी वजह के वो भी इस सब में घसीट लिया गया। जूलियन ने फिर बिल्कुल वही सवाल पूछा। मैं बिना सब कुछ क्लियर किए चैन से नहीं रह सकता था। लेकिन क्या तुम सच में क्लोई को एक चांस नहीं दोगे? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हर कोई मुझसे ये सवाल बार बार क्यों पूछ रहा था। क्या मैं सच में ऐसा दिख रहा था जैसे मैं अभी भी उससे पकड़ कर बैठा हूं? मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा,
लेकिन एक सेंटेंस ने सब कुछ क्लियर कर दिया। हम डिवोर्स्ड हैं। जूलियन ने साय किया और मुझे खींचकर बैठने के लिए नीचे बिठाया। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए ये सब इजी नहीं रहा। इतने लंबे टाइम तक क्लोई के पीछे भागना, फिर फाइनली उससे शादी करना, और फिर भी इस शादी को सबसे छुपाकर रखना। दुनिया के लिए तुम बस एक स्टार और उसके मैनेजर थे। उसने कभी तुम्हारी फीलिंग्स पर ध्यान नहीं दिया और तुम्हारे बारे में भी मुश्किल से कुछ जानती थी। तुम्हारे लिए ये लव बहुत पेनफुल रहा होगा, इसलिए तुम सब कुछ छोड़कर चले जाना चाहते थे। ये समझ आता है। जूलियन मेरी बात समझ गया था, लेकिन ये सब पास्ट था और मैं भी उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहता था। मुझे विक्टिम बनकर सिंपैथी लेने का कोई शौक नहीं था। जैसे मैं हमेशा कहता था, जब मैं किसी से लव करता हूं तो पूरी जान लगा देता हूं, और जब नहीं करता तो बिना किसी रिग्रेट के चला जाता हूं। जूलियन ने हल्की सी स्माइल दी और अपने थॉट्स को इकट्ठा करने के लिए थोड़ा रुक गया। लेकिन कुछ बातें हैं जो मुझे तुम्हारे साथ क्लियर करनी है। सच ये है कि मुझे पहले दिन से ही पता था कि क्लोई मुझे पसंद करती थी। मैं एकदम फ्रीज हो गया। उसे पहले से ही पता था। जब वो पहली बार बीकन एंटरटेनमेंट में आई थी, उसकी आंखों में जो लुक था उससे मुझे समझ में आ गया था कि ये लव एट फर्स्ट साइट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें भी उससे पहली नज़र में लव हो गया था। लेकिन मैंने कभी उसके लिए वैसे फील नहीं किया। मैंने उसे सिर्फ अपनी बहन की तरह ही देखा। वो कवर शूट भी एक्चुअली उसी के फायदे के लिए था। मैं उसका फायदा उठाना नहीं चाहता था। उस वक्त इन्वेस्टर्स ने मुझे बताया था, क्लोई में टैलेंट भी है और उसके फैंस भी बहुत हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है। वो अपने फैंस और मार्केट को बहुत कम चीज़ें देती है। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो लोगों का अटेंशन खींच सके। इसी वजह से मैंने उसके साथ वो मैगजीन शूट अरेंज किया था। लेकिन मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं डिवोर्स्ड था। अगर मैं डिवोर्स्ड नहीं होता तो मैं ये कभी नहीं कर पाता। मैं अपनी वाइफ को क्या जवाब देता, समझ रहे हो? मुझे जूलियन की बातों पर बिल्कुल डाउट नहीं हुआ। एक्चुअली उसकी बात सेंस बना रही थी। वो वैसे ही एक कंसिडरेट इंसान था। वैसे भी स्टार्स के बीच मैगजीन फोटोशूट होना कोई अनयूजुअल बात नहीं है। ये सब पब्लिसिटी और हाइप के लिए होता है। एक मैनेजर होने के नाते मैंने इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पब्लिसिटी स्टंट्स देखे थे। एक सिंपल फोटोशूट तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ थी। मैं बस क्लोई को आगे बढ़ने में हेल्प करना चाहता था। मेरे डिवोर्स के टाइम उसने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया था। उसने मेरी बहुत हेल्प भी की थी। लेकिन हमारा बॉन्ड सिर्फ फ्रेंडशिप का है, बिल्कुल भाई बहन जैसा। ऑफकोर्स अगर तुम मुझसे पूछोगे कि कभी मेरा दिल उसके लिए धड़का था या नहीं, तो मैं मानूंगा कि हाँ, धड़का था। क्लोई इतनी ब्यूटीफुल और स्वीट है, ऐसा कौन सा लड़का होगा जो उसे रेजिस्ट कर सके। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं उसके साथ सिर्फ फ्रेंड्स बनकर क्यों रहा? मैं एक्चुअली ये जानना चाहता था कि क्या जूलियन के भी क्लोई के लिए फीलिंग्स थे। दोनों आसानी से रिलेशनशिप में आ सकते थे। मेरी आंखों में क्यूरियोसिटी देखकर जूलियन सीधे पॉइंट पर आ गया। रीजन सिंपल है, क्योंकि वो मुझे बहुत पहले ही पसंद करना बंद कर चुकी थी। ये सुनकर मैं बिल्कुल फ्रीज हो गया। पसंद करना बंद कर दिया? इसका क्या मतलब था? क्या वो मजाक कर रहा था? शायद तुम्हें लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन ये सच है। मैंने देखा है कि जब वो मुझे पसंद करती थी तो वो मुझे किस तरह देखती थी, इसलिए मुझे पता है कि वो फीलिंग कैसी होती है। नेचुरली मैं ये भी समझ सकता हूं कि अब वो मुझे जिस तरह देखती है वो लव की वजह से है या नहीं। जब से उसने तुमसे शादी की है, उसकी आंखों का वो लुक धीरे धीरे बदल गया। जूलियन की बातों ने मुझे बिल्कुल चुप कर दिया। मुझे नहीं पता था कि ये सच था या नहीं, लेकिन ये मेरी देखी हुई चीजों से बिल्कुल अलग लग रहा था। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरे पास कहने के लिए वर्ड्स नहीं थे। जूलियन तुरंत समझ गया। लेकिन वो अब भी मेरे साथ अलग तरह से बिहेव करती थी, राइट? मैंने बिना कुछ सोचे ब्लैंकली नॉट कर दिया। यही तो चीज मुझे कंफ्यूज करती थी। जूलियन थोड़ा रुका, फिर उसने समझाया, शायद ये सिर्फ हैबिट है। हो सकता है वो मुझे पसंद करने की आदत डाल चुकी थी, इसलिए बिना सोचे पुराने तरीके से बिहेव करती रही। लेकिन टाइम के साथ वो फीलिंग्स और वो हैबिट दोनों कम हो जाते हैं, स्पेशली अब जब उसे रियलाइज हुआ कि तुम चले गए हो। उसकी आंखों की वो रोशनी पहली बार पूरी तरह से बुझ गई थी। तुमने उसका वो होपलेस चेहरा नहीं देखा। शायद तुम मेरी बात पर बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, क्लोए को सच में तुमसे लव हो गया था। ये वर्ड्स मेरे दिमाग पर बिजली की तरह गिरे। मैं काफी देर तक शॉक में रहा। क्या मजाक है ये? वो मुझसे लव कैसे कर सकती है? एनीवे, मैं ये सब तुम पर प्रेशर डालने के लिए नहीं बता रहा था। बस मुझे लगा कि तुम्हें ये सच जानने का हक है। उसने और मैंने भी सब कुछ क्लियर कर लिया है। मैं किसी की मैरिज के बीच में इंटरफेयर करने वाला इंसान नहीं हूं। सच कहूं तो मैं खुद मैरिज को लेकर तुमसे भी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं।
इवन अगर क्लोए के दिल में अभी भी फीलिंग्स होती तो भी मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ फील करता। मैं जानता हूं कि जिस इंसान से तुम लव करते हो उसी से हर्ट होना कैसा लगता है। जूलियन स्माइल करते हुए बोल रहा था, लेकिन मैं समझ सकता था कि वो अंदर से कितने दर्द में था। मेरे दर्द के कंपैरिजन में शायद उसका दर्द बहुत ज़्यादा था। मैंने सिर्फ 2 साल एक ऐसी वुमन के साथ वेस्ट किए जो मुझसे लव नहीं करती थी, जबकि उससे उस वुमन ने धोखा दिया था जिससे वो लव करता था। कम से कम इतना तो था कि क्लोए ने मुझे चीट नहीं किया था। मैं बस इतना कह रहा हूं कि मेरी गलती से सीखो। राइट पर्सन को ढूंढना ईजी नहीं होता। अगर मेरी ये बात तुम्हारी भी हेल्प कर सके तो एक फ्रेश स्टार्ट करो। क्या ये अच्छी बात नहीं होगी? मेरी तरह मत बन जाना जिसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। मैं फ्रीज हो गया। आखिरकार मुझे समझ आ गया कि जूलियन मुझे क्या समझाना चाहता था। सिंपल वर्ड्स में, जो इंसान तुम्हारे सामने है उसकी कदर करो। मैंने गहरी सांस ली, थोड़ा सोचा और फिर भी अपना सर हिला दिया। जूलियन, मुझे ये सब बताने के लिए थैंक्स, लेकिन मुझे भी तुम्हारी तरह मैरिज से उम्मीद खत्म हो चुकी है। और वैसे भी क्लोए और मेरे बीच जो कुछ हुआ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ था। ये सब रोज की जिंदगी की छोटी छोटी बातों की वजह से हुआ था। तुम जानते हो, कैमल की पीठ एक आखिरी तिनके से नहीं टूटती, उस पर पड़े हर एक तिनके का बोझ मिलकर उसे तोड़ता है। तुम दोनों के बीच चीजें ठीक होती या नहीं, मैं फिर भी चला जाता। मैंने बहुत पहले ही अपना डिसीजन ले लिया था। मैं अब अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटूंगा। ये सब जानने के बाद भी मैं वही डिसीजन लेता। जैसे मैंने कहा, क्लोए और मेरे बीच जो था वो सिर्फ फीलिंग्स की वजह से नहीं था। ज्यादातर प्रॉब्लम रोज की जिंदगी की छोटी छोटी बातों में थी। अगर हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं तो साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। जूलियन मुझे ब्लैंकली देखता रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे भी ज्यादा पीसफुली इस सब को एक्सेप्ट कर चुका हूं। जूलियन, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस सब में घसीटने की वजह से मुझे वैसे ही बहुत बुरा लग रहा है। मैं इस मैरिज से बहुत पहले ही आगे बढ़ चुका हूं। इसे बस छोड़ देते हैं। प्रेजेंट पर फोकस करो और फ्यूचर को एक्सेप्ट करो। मैंने जूलियन के कंधे पर हाथ रखा और वहां से जाने के लिए खड़ा हो गया। जूलियन को अपने थॉट्स से बाहर आने में थोड़ा वक्त लगा। वो खुद भी अपनी मैरिज को लेकर बहुत परेशान रहा था। उसकी एक्स वाइफ के धोखे की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब जब वो मेरी बातों के बारे में सोच रहा था तो उसे लगा कि मेरी बात बिल्कुल सही थी। वो स्माइल किया, जैसे उसके दिल से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। लेकिन जैसे ही वो पलटा, उसने पास में क्लोए को देखा। वो कोट और हैट पहने पूरी तरह से ठंड से कवर्ड थी। कुछ पल हेजिटेट करने के बाद जूलियन उसके पास गया और उसके सामने बैठ गया। क्लोए ने हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन सुन ली थी, एक एक वर्ड। क्या तुम ठीक हो? क्लोए ने अपना सर उठाया। उसकी आंखें पहले ही लाल हो चुकी थीं। जूलियन ने साय किया। वो जानता था कि क्लोए का दिल कितना टूट चुका था। मैं और कुछ नहीं कहूंगा। क्या तुम अब उसे गिव अप करना चाहती हो? क्लोए बहुत दर्द में थी, लेकिन उसे मेरे लिए और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो मुझसे कभी इतना लव करता था और अब वो ऐसी बातें कह रहा है। लगता है मैंने सच में उसका दिल तोड़ दिया। जूलियन, मैं गिव अप नहीं कर सकती। उसका मुझे छोड़कर जाना 5 साल तक उसकी फीलिंग्स को इग्नोर करने की मेरी पनिशमेंट है। ये पनिशमेंट मिलना डिजर्व करती हूं, लेकिन मैं गिव अप नहीं कर सकती। मुझे पता है कि वो पहले मुझसे कितना लव करता था। मैं बहुत ग्रीडी हूं। मैं नहीं चाहती कि उसका वो लव बस हवा में गायब हो जाए। आउटकम चाहे जो भी हो, मुझे ट्राई तो करना ही होगा। मुझे वो फील करना है जो उसने फील किया था और उसे दिखाना है कि मैं उससे लव करती हूं। क्लोए के चेहरे पर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था। जूलियन स्माइल किया। ये सुनकर मुझे सुकून मिला, लेकिन तुम दोनों भी ना बहुत जिद्दी हो। इस तरह एक दूसरे के सामने खड़े हो, पता नहीं इसका एंड क्या होगा। क्लोए ने हल्की सी स्कॉफ की और अपनी छोटी सी फिस्ट हवा में उठाकर दांत भींच ली। जब मैं उसे वापस पालूंगी तो मैं उससे हर दिन बोलने पर मजबूर करूंगी कि वो मुझसे लव करता है। मैं उससे ये भी बुलवाऊंगी कि मुझसे शादी करना नहीं, दोबारा मुझसे शादी करना उसकी जिंदगी में हुई सबसे खुशी वाली चीज है। उसने मन ही मन खुद से प्रॉमिस किया। अभी जितना चाहे एटीट्यूड दिखा लो, बहुत जल्द मैं तुम्हारा डिसीजन बदल दूंगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं तुमसे कितना लव करती हूं और तुम्हें दोबारा मुझसे लव करने पर मजबूर कर दूंगी। मैं तुम्हारी पूरी दुनिया को अपने अराउंड घूमने पर मजबूर कर दूंगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अब मुझे तुम्हारे लव की वैल्यू समझ आ गई है और अब से मैं तुमसे पहले से भी डबल लव करूंगी। नेचुरली मुझे क्लोए के इस प्रॉमिस के बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे बस अपने काम निपटाने थे और अपनी ट्रैवलिंग कंटिन्यू करनी थी। ये हाउस मेरा नया प्लेस था जो मैंने अभी अभी खरीदा था।
अभी तक मुझे इसे प्रॉपरली सेट करने का टाइम नहीं मिला था, लेकिन वापस आने के बाद मैं सब मैनेज कर लेता। तभी क्लोए का मैसेज आया, क्या तुम फ्री हो, डिनर करने चलें? मैंने मैसेज देखकर फ्राउन किया। मेरा उसके साथ डिनर करने का बिल्कुल मन नहीं था। हम डिवोर्स हो चुके थे, इसलिए हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। क्या हम एक मील भी साथ नहीं खा सकते? तुम इतना छोटा दिल रखते हो या तुम मुझसे डर रहे हो? मेरे फोन पर एक के बाद एक मैसेजेस आने लगे। आखिर मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची तो मैंने उससे मिलने के लिए हाँ कर दी। मैं भी इस मौके का यूज करके सब कुछ एक बार और हमेशा के लिए क्लियर करना चाहता था। वही फैमिलियर रेस्टोरेंट, वही फैमिलियर बूथ, सब कुछ देखते ही मेरी सारी पुरानी मेमोरीज वापस आ गईं। ये वही जगह थी जहां हम पहले बहुत बार साथ में खाना खाते थे, और ये वही जगह थी जहां मैंने पहली बार उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी। मुझे अभी भी याद था, हाथ में रोजेस का बुके था, मैंने पहले से बूथ रिजर्व कर रखा था। मेरे सामने क्लोए बैठी थी और मैं नर्वस होकर उसे देख रहा था। काफी देर तक मैं अपनी बात कहने के लिए वर्ड्स ढूंढता रहा। आखिर में मैंने हिम्मत करके अपनी फीलिंग्स कन्फेस की, लेकिन मुझे उसकी तरफ से रिजेक्शन मिला। उस रिजेक्शन ने बहुत लंबे टाइम तक मेरा दिल तोड़ दिया था। फिर भी एक ऐसे कॉकरोच की तरह जो कभी हार नहीं मानता, मैं उस लव के पीछे भागता रहा जो शायद कभी मेरे लिए था ही नहीं। यहां दोबारा आकर मुझे 5 साल पहले की अपनी हिम्मत पर खुद हैरानी हुई, लेकिन साथ ही मुझे किस्मत कितनी जल्दी बदल सकती है इस बात पर भी हैरानी हुई। कुछ चीजें सच में समझ से बाहर होती हैं। इस जगह को याद है? क्लोए की ब्यूटीफुल आंखों में एक अजीब सी चमक थी जब उसने हमारे पुराने फेवरेट डिशेस से पूरी टेबल ऑर्डर कर दी। डिशेस वही थे, बूथ भी वही था, यहां तक कि रोजेस भी वही थे। हाँ, मुझे याद है। मैं कैसे भूल सकता हूं कि यही वो जगह है जहां मैंने तुम्हें पहली बार अपनी फीलिंग्स बताई थी। क्लोए ने हल्की सी स्माइल दी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें वापस पाऊंगी, इसलिए अब तुम मेरे साथ वैसे ही बिहेव करो जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया था, ओके? उसकी बात ने मुझे और कंफ्यूज कर दिया। उसका मतलब क्या था? उस वक्त मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था, लेकिन मैंने कभी तुम्हें कंप्लीटली इग्नोर नहीं किया था। लेकिन अब तुम मेरे साथ बहुत हार्श हो। अगर 5 साल पहले मैं तुम्हारे साथ आज की तरह कोल्ड होती, तो क्या तुम 3 साल तक मेरे पीछे भागते? क्लोए की बात में पॉइंट था। अगर 5 साल पहले वो मेरे साथ आज की तरह कोल्ड होती, तो मैं कभी 3 साल तक उसके पीछे नहीं भागता। वैसे क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूं? उस वक्त क्या तुम्हें लगता था कि मैं बस तुम्हें होप दे रही हूं? क्लोए सच में इसका आंसर जानना चाहती थी। उसके दिमाग में उसने कभी मुझे झूठी होप देने की कोशिश नहीं की थी। वो बस मेरी फीलिंग्स रिटर्न नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने कभी मुझे डिसलाइक भी नहीं किया था। नहीं, मेरा आंसर एग्जैक्टली वही था जो वो सुनना चाहती थी। क्लोए ने रिलीफ की सांस ली। गुड, अब खा लो। लेकिन मैं खा नहीं पा रहा था। हमारे बीच जो सिचुएशन थी उसके बाद मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था। हम डिवोर्स्ड हो चुके हैं। तुम्हारा मुझे चेस करना तुम्हारा डिसीजन हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह ऐसे बिहेव नहीं कर सकता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक्चुअली तुम्हारा मुझे चेस करना मुझे सिर्फ पेन दे रहा है, इसलिए बस अब इसे यहीं खत्म कर देते हैं। मैं उसे खुद से दूर करना चाहता था। चाहे वो मुझसे लव करती हो या नहीं, जो हो चुका था वो बदला नहीं जा सकता था। मैं इस एंडलेस टग ऑफ वॉर में फंसा नहीं रहना चाहता था। क्लोए एक पल के लिए फ्रीज हो गई, फिर भी स्माइल कर दी। ये मेरा मैटर है। तुम क्या करते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और मैं क्या करती हूं ये तुम्हारा मैटर नहीं है। क्लोए की स्टबननेस ने मुझे थोड़ा सा टच किया। मैंने उसका ये साइड पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन मैं अब उसकी फीलिंग्स रिटर्न नहीं करना चाहता था। पीछे मुड़कर देखा तो हमारी 2 साल की मैरिज सिर्फ वूंड से भरी हुई थी, और वही सबसे पेनफुल पार्ट था। खाना खत्म करने के बाद हम दोनों ने एक और वर्ड नहीं कहा, और मैं तुरंत वहां से चला गया। क्लोई मुझे जाते हुए देखती रही और गहरी सांस ली। उसके दिल का दर्द और बढ़ गया। क्या किसी को इग्नोर किए जाने का फीलिंग ऐसा होता है? ये सच में बहुत सफोकेटिंग है। आंखों में आंसू लिए वो मेरी दूर जाती हुई फिगर को देखती रही। उसका दिल मेरे लिए दर्द कर रहा था। मुझे पहले क्यों समझ नहीं आया? मैंने उस इंसान को क्यों हर्ट किया जो मुझसे इतना डीपली लव करता था? फिर भी क्लोई को पूरा यकीन था कि उनकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई थी। मैं हेवी हार्ट के साथ घर वापस आया। मैं बार बार इसी बारे में सोचता रहा। जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाना ही बेटर है। इसलिए मैंने तुरंत एक फ्लाइट बुक कर ली। चले जाना मतलब उसे अवॉइड करना, वक्त के साथ सब कुछ फेड होने देना और इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को कंप्लीटली एंड कर देना। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि जैसे ही मैंने टिकट बुक किया, क्लोई को इसकी न्यूज़ मिल गई। उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय अगले ही दिन उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली।
मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूं। मैं एक्टिंग से ब्रेक ले रही हूं। मैं कब वापस आऊंगी मुझे खुद नहीं पता। रिपोर्टर्स शॉक हो गए और जूलियन भी बिलीव नहीं कर पा रहा था। मिस कार्टर, अभी तो आप फिल्म फेस्टिवल के लिए नॉमिनेट हुई हैं। आपका करियर अभी पीक पर है। क्या आप बता सकते हैं कि आप एक्टिंग से ब्रेक क्यों ले रही हैं? क्या ये किसी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से है? किसी भी रिपोर्टर को समझ नहीं आ रहा था कि ये राइजिंग स्टार अचानक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्यों छोड़ रही है। इस इंडस्ट्री में स्टार्स को रिप्लेस होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। कल कोई और इजीली क्लोई की जगह ले सकता था। मैं बिल्कुल हेल्दी हूं, इसलिए टेंशन मत लीजिए। मैं अपने करियर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज के पीछे जाना चाहती हूं। रिपोर्टर्स और भी कंफ्यूज हो गए। मिस कार्टर, क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या है? जब रिपोर्टर्स बार बार आंसर मांगने लगे, क्लोई कैमरा की तरफ देखकर स्माइल करने लगी। मेरी जिंदगी की खुशी। अगर मैंने इसे खो दिया तो मुझे पूरी जिंदगी रिग्रेट होगा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उसकी स्माइल ने सबको टच कर दिया। जूलियन भी स्माइल किया, क्लोई को सपोर्ट करते हुए धीरे से क्लैप किया। दूसरी तरफ मैं डिनर करते हुए स्क्रीन पर यह सब देख रहा था। क्लोई जैसी टॉप स्टार का अचानक एक्टिंग से ब्रेक लेना बहुत बड़ी न्यूज़ थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि क्लोई बात को इतना आगे तक ले जाएगी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या वो सच में मेरे लिए कर रही थी? वो मेरे लिए इतना बड़ा स्टेप भी ले सकती थी? क्या उसे सच में मुझसे लव हो गया था? ये पॉसिबल कैसे था? मैं अभी ये सब प्रोसेस भी नहीं कर पाया था कि मेरा फोन रिंग करने लगा। क्लोई का कॉल था। अपनी लोकेशन भेजो, मैं तुम्हें ढूंढने आ रही हूं। मैंने लोकेशन भेजने की हिम्मत नहीं की। मैं अभी उसका सामना नहीं कर सकता था। तभी जूलियन का भी कॉल आ गया। ईथन, क्लोई ने एक्टिंग छोड़ दी। मुझे लगता है उसने ये तुम्हारे लिए किया है। इसीलिए जो मैंने तुमसे उस दिन कहा था उसके बारे में सीरियसली सोचना। मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूं। डिवोर्स का डिसीजन मैं बहुत पहले ही ले चुका था। फिर चीजें ऐसे कैसे बदल गईं? काफी देर की साइलेंस के बाद मैं खुद को क्लोई को कॉल करने से रोक नहीं पाया। हेलो, क्या तुम्हें डर था कि मैं तुम्हारा मैसेज मिस कर दूंगा, इसीलिए आप कॉल करके अपनी लोकेशन बताने आए हो? ठीक है, बोलो, मैं सुन रही हूं। क्लोई ने फोन स्पीकर पर रखा और अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मैंने आह साई की। तुम्हें अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, एक्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। क्लोई ने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। लॉस हो या ना हो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे पता था कि वो इनडायरेक्टली मेरे बारे में बात कर रही थी। फिर भी मुझे उसके साथ सब कुछ क्लियर करना था। लेकिन हम सच में डिवोर्स्ड हैं, हम वापस साथ नहीं आ सकते। क्लोई अब इस बात से इजीली अफेक्ट नहीं होती थी, मुझे पता है। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। क्या तुमने मुझे जूलियन की वजह से डिवोर्स दिया था? मैं एक पल के लिए रुक गया, फिर आंसर दिया। उसका भी एक रोल था, लेकिन वो पूरी वजह नहीं थी। हमारे बीच बहुत सारी प्रॉब्लम्स थीं। चाहे मैं अभी उन्हें टॉलरेट कर भी लूं, मैं हमेशा के लिए ऐसा नहीं कर सकता। आखिर में ये मैरिज एक मिस्टेक थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। क्लोई ने जवाब दिया, मैं समझ गई। हर बार तुम ही मुझसे लव करते थे, तुम ही सब कुछ टॉलरेट करते थे और तुम ही कॉम्प्रोमाइज करते थे। इसलिए तुम्हारे लिए हमारी मैरिज एक टॉर्चर था, एक जिंदा नाइटमेयर। मैं जानती हूं कि पेशेंस की भी एक लिमिट होती है। और जब किसी को बार बार टेस्ट किया जाए तो एक पॉइंट के बाद अंदर कुछ भी नहीं बचता। मुझे सिर्फ इस बात का रिग्रेट है कि मुझे ये सब पहले समझ नहीं आया। मुझे पता है कि मैंने क्या गलत किया, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूं। जो हमारे बीच पहले था वो एक रियल मैरिज नहीं थी। एक रियल मैरिज दोनों लोगों की मेहनत से चलती है। मैं अपने एक्शन से तुम्हें दिखाऊंगी कि हमारी मैरिज एक्चुअली कैसी होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बातों का क्या जवाब दूं। मेरा दिमाग कंप्लीटली मैस हो चुका था और मैं प्रॉपरली सोच भी नहीं पा रहा था। आखिर में मेरे पास बस वही एक लाइन रिपीट करने के अलावा और कुछ नहीं था। हम डिवोर्स्ड हैं, हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। क्लोई स्माइल कर दी। उसके लिए मेरी बातों का खत्म हो जाना एक छोटी सी विक्ट्री थी। फिर भी वो जानती थी कि इस तरह की सिचुएशन हम दोनों के लिए पेनफुल थी, इसलिए उसने एक बहुत बड़ा रिस्क लेने का डिसीजन किया। चलो एक बेट लगाते हैं, ओके? मैं कोई गैम्बलिंग करने वाला इंसान नहीं था, लेकिन क्लोई की बात सुनकर मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। बोलो। क्लोई थोड़ी देर के लिए रुकी। उसके चेहरे पर पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस था। 1 महीना। मैं बेट लगाती हूं कि हम दोबारा एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। अगर मैं हार गई तो हम सारे टाइज कंप्लीटली कट कर देंगे, फिर कभी एक दूसरे को नहीं देखेंगे। लेकिन अगर मैं जीत गई
तो तुम मुझे दोबारा तुम्हें जीतने का चांस दोगे। इस बार भागना नहीं, हम सब कुछ फ्रेश स्टार्ट करेंगे। कर सकते हो बेट। ये सच में क्रेजी बेट थी, लेकिन मुझे लगा दुनिया बहुत बड़ी है, उससे छुपना मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। उसके जीतने के चांसेस बहुत कम थे। तुम पक्का हारोगी। नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि हम दोबारा मिलेंगे। क्लोई की आवाज में पूरा कॉन्फिडेंस था। वो इतनी श्योर कैसे थी? क्या उसने मेरा फोन ट्रैक किया है? लेकिन मैंने तो नया फोन ले लिया था, वो मुझे ट्रैक कैसे कर सकती है? अगर वो समहाउ मेरी लोकेशन फाइंड भी कर लेती तो उसके लिए बहुत एफर्ट लगता, और जब तक वो वहां पहुंचती तब तक मैं शायद बहुत दूर जा चुका होता। सिंपल है, मैं फेट पर ट्रस्ट करती हूँ। फेट हमें दोबारा मिला देगी, और मुझे लगता है कि हमारा कनेक्शन अभी कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अभी भी तुमसे लव करती हूँ। क्लोई पूरी तरह से फेट पर डिपेंड कर रही थी। मैं भी देखना चाहता था कि फेट के पास हमारे लिए क्या था। डील। मैंने बेट एक्सेप्ट कर ली। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर सोई हुई फीलिंग्स में एक बार फिर से हल्की सी हलचल होने लगी। अगर दुनिया में ऐसा कोइंसिडेंस सच में पॉसिबल था, तो इसका मतलब था कि शायद हमारा कनेक्शन अभी कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ था। क्यों ना उसे एक और चांस दिया जाए। मैं कभी फेट पर बिलीव नहीं करता था, ना ही मुझे लगता था कि डेस्टिनी हमें दोबारा एक साथ लाएगी। मैं जिस चीज पर बेट लगा रहा था वो थी उन 2 सालों में तुम्हें जितना जाना था उस पर मेरा ट्रस्ट। शायद तुम्हें मेरी बात पर बिलीव ना हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, बहुत पहले से ही तुम मेरी लाइफ का पार्ट बन चुकी हो। जब मैं तुम पर ध्यान भी नहीं देता था, तुम्हारी केयर भी नहीं करता था, तब भी मैं तुम्हें जानता था। मैं तुम्हें कहीं भागने नहीं दूंगा। क्लोई ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पहले फोन कट कर दिया। दूसरी तरफ मैं कंप्लीटली कंफ्यूज रह गया। मुझे जानती थी? वो मुझे इतना कैसे जानती हो सकती है? और उसे इतना कॉन्फिडेंस क्यों था कि वो जीतेगी? बेट लगने के बाद क्लोई भी अचानक गायब हो गई। मुझे उसकी तरफ से कोई मैसेज नहीं मिला, और मैं भी अपनी सोलो जर्नी कंटिन्यू करता रहा। 1 हफ्ता जल्दी से बीत गया, लेकिन मुझे क्लोई कहीं नजर नहीं आई। फिर भी पता नहीं क्यों मेरे दिल में जो हल्की सी हलचल थी वो और स्ट्रांग होती जा रही थी। 1 और हफ्ता बीत गया, फिर भी क्लोई का कोई साइन नहीं था। मुझे रिलीफ तो हुआ, लेकिन साथ ही दिल थोड़ा हैवी भी लग रहा था। शायद वो सच में हारने वाली है। 2 हफ्तों में सब ऑफिशियली खत्म हो जाता और वो मुझे परेशान करना भी बंद कर देती। मेरी ट्रिप कंटिन्यू होती रही और दिन धीरे धीरे बीतने लगे। धीरे धीरे मैंने इस सब को एक्सेप्ट करना सीख लिया। शुरू में उसकी बेट की बात बिलीव करना मुश्किल था, और उसने मेरे अंदर कुछ फीलिंग्स भी जगाई थी, लेकिन अब मुझे वैसे फील नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि क्लोई पक्का हारने वाली है। सच तो ये था कि क्लोई को भी पूरा यकीन नहीं था कि वो जीतेगी। इस दौरान वो भी कई जगहों पर ट्रैवल कर चुकी थी, फिर भी उसे अपने जजमेंट पर ट्रस्ट था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। आखिरकार लास्ट दिन आ गया। रात के 12 बजने के बाद वो बेट हार जाती, लेकिन उसे यकीन था कि आज वो जीतेगी। एक फीलिंग को फॉलो करते हुए उसने ट्रेन की टिकट बुक कर ली। ट्रेन उस स्नो बेल्ट की तरफ जा रही थी जहां इस सीजन में हैवी स्नोफॉल हो रही थी। मुझे हैवी स्नो बहुत पसंद थी। ये बात क्लोई ने एक शूट के टाइम नोटिस की थी। उसने मुझे अकेला स्नोमैन बनाते हुए देखा था। उस वक्त मेरी आंखों में जो हैप्पीनेस थी वो उसे याद थी, इसलिए उसने अपनी लास्ट बेट स्नो बेल्ट की स्नोफॉल सीजन पर लगा दी। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा। आखिरकार ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई। मैं ट्रेन में चढ़ा और सीधा क्लोई के बगल में जाकर बैठ गया। बिना सोचे मैंने म्यूजिक सुनने के लिए अपने ईयरफोन्स निकाल लिए। मैं अभी जर्नी एंजॉय करने ही वाला था कि एक छोटा सा हाथ मेरी तरफ एक ईयरबड लेकर बढ़ा। सॉफ्ट म्यूजिक, तुम्हारा फेवरेट। मेरी आंखें एकदम बड़ी हो गईं। मैं तुरंत अपना सर उसकी तरफ घुमाया और सामने क्लोई थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन चेहरे पर प्योर रिलीफ वाली स्माइल थी।